जय हिंद दोस्तों। एस के लर्निंग प्लेटफॉर्म SLP में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जो CCS लीव रूल की सीरीज़ चल रही है उसके अंदर नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं चैप्टर 5 को। चैप्टर 5 है आपका स्पेशल काइंड ऑफ लीव अदर देन स्टडी लीव। तो स्टडी लीव जो है आपका चैप्टर 6 में है और उसके बाद जो एक चैप्टर बचेगा वो मिसलेनियस है, जिसके अंदर 3 ही रूल हैं जो कि छोटे छोटे रूल हैं। तो बेसिकली आज के सेशन के बाद एक सेशन और इसके ऊपर होगा लीव रूल के ऊपर, जिसके अंदर चैप्टर 6 और चैप्टर 7 दोनों को कंबाइन करके इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा लीव रूल को। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है चैप्टर 5 और ये हमारा 5th वीडियो है। इसके अंदर स्पेशल काइंड ऑफ लीव्स अदर देन स्टडी लीव को हम डिस्कस करेंगे। तो अदर देन स्टडी लीव इसलिए क्योंकि स्टडी लीव जो है नेक्स्ट चैप्टर में है। तो इसमें कौन कौन से जो लीव है, किस काइंड के लीव हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। एक मैटरनिटी लीव है, फिर पैटर्निटी लीव है, पैटर्निटी लीव फॉर चाइल्ड एडॉप्शन लीव है, फिर चाइल्ड केयर लीव है। तो ये पैटर्निटी लीव फॉर चाइल्ड एडॉप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे चाइल्ड एडॉप्शन लीव लिखा है। इसका मतलब ये जो आप अगर पढ़ेंगे डिटेल में, हम आगे जाएंगे तो हम बताएंगे कि यहाँ ये फीमेल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मैटरनिटी लीव कैसे मिल सकती है चाइल्ड एडॉप्शन के टाइम पे, और जैसे यहाँ पे पैटर्निटी लीव की बात हो रही तो उसके रिगार्डिंग इसके अंदर डिटेल दिया हुआ है। फिर उसके बाद वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर सीमेन सिक लीव। तो सीमेन सिक लीव यानी जो समुद्र के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, बेसिकली उन ऑफिसर को कैसी लीव दी जाती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर 48 में स्पेशल लीव कनेक्टेड टू इंक्वायरी ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। तो आपने कंडक्ट रूल 3C के अंदर देखा होगा कि सेक्सुअल हरेसमेंट से रिगार्डिंग वहाँ पे प्रोविज़न बनाए गए हैं कि इस तरीके का कंडक्ट नहीं रखना है जिससे किसी का सेक्सुअल हरेसमेंट हो। और अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट आती है तो वहाँ पे जो भी अग्रीव्ड वुमेन गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको जो है 90 डेज़ की लीव दी जा सकती है। तो वही सी का प्रोविज़न यहाँ पे 48 के अंदर दिया हुआ है। और लास्ट में है आपका आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें डिपार्टमेंटल लीव। तो ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ पे यानी बीच में रिसेस पीरियड आता है, कुछ गैप होता है और उनका जो वर्क होता है वहाँ पे जो एम्प्लॉई हैं उनका सीजनल होता है और कुछ कुछ टाइम के लिए होता है, तो उनको डिपार्टमेंटल लीव दे दी जाती है। तो उसके बारे में जो डिटेल है वो हम 49 में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा ये है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे नेक्स्ट सेशन में हो सकता है अगर पॉसिबल होगा तो मैं कल ही इसको कंप्लीट करा दूंगा, स्टडी लीव और ये जो मिसलेनियस है इसका नेक्स्ट सेशन अगर कल पॉसिबल है तो कल इसको अपलोड करके इस लीव रूल की सीरीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 से। तो इससे पहले कि मैं चैप्टर 5 स्टार्ट करूं, एक रिक्वेस्ट सबको करना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी वीडियो जो मैं बनाता हूं उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है और जो सब्सक्राइब रेट है, यानी सब्सक्राइब लोग चैनल वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जो अगर आपको लग रहा है कि जो यहाँ पे हार्ड वर्क मैं कर रहा हूँ वो वर्थ है सब्सक्राइब करने के, तो आप उसको बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें और जहाँ पे आपको वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक भी करें। कहीं पे कुछ कमी लगती है तो क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, तो सारा कुछ ओपन है, लेकिन अपना फीडबैक देते रहें ताकि मुझे ही पता चलता रहे कि कहाँ पे और मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा, या जैसे क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ तो इसलिए जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए और अच्छी और जितनी बेहतर मैं वीडियो ला सकता हूँ उतनी बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो बाकी ज़्यादा देर ना करते हुए हम चैप्टर अपना ये स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 5 स्पेशल काइंड ऑफ लीव अदर देन स्टडी लीव। तो सबसे पहला जो लीव है रूल 43 के अंदर वो है मैटरनिटी लीव। तो मैटरनिटी लीव के बारे में थोड़ा बहुत सब आपको पता ही है, यानी जो फीमेल अगर फैमिली वे में है, जिनके यानी अगर कंसीव किया हुआ है उन्होंने और डिलीवरी होने वाली है, तो उस केस में ये मैटरनिटी लीव जनरली दी जाती है। तो देख लेते हैं रूल का प्रोविज़न क्या है। ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस को भी ये लीव मिलेगी मैटरनिटी लीव, पहले तो ये इन्होंने बता दिया। तो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, जो भी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके अंदर अप्रेंटिस है तो उनको भी मिलेगी। विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। तो लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन का मतलब कि जो चिल्ड्रन अभी जीवित हैं, अगर किसी के 3 भी बच्चे थे उसके अंदर एक की डेथ हो गई, ये 2 की डेथ हो गई, तो मेन कंडीशन क्या होना चाहिए, सर्वाइविंग चिल्ड्रन जो है वो 2 से कम होने चाहिए, लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। तो लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन का मतलब ये हो गया कि या तो कोई भी चिल्ड्रन ना हो या एक चिल्ड्रन हो, ठीक है। तो उस केस में यानी एक चिल्ड्रन ऑलरेडी तो सेकंड को कंसीव करने पर मिल सकती है, लेकिन जिसके ऑलरेडी 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है तो उस केस में ये मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी। तो लेस देन 2 यानी 0 या 1
कोई भी बच्चा नहीं या एक बच्चा मैक्सिमम हो तभी उसको मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न यहाँ पे बताया गया है। तो अगर ये देख रहे होंगे मैंने इस रूल को बाइफर्केट करके इसको पार्ट्स में डिवाइड करके ताकि आप सिंपली समझ सको। मेरा एम ये रहता है कि आपको रूल पढ़ना भी आना चाहिए, रूल को कैसे पढ़ते ये भी समझ में आना चाहिए। तो इस वजह से मैं ये जो रूल होता है इसको पार्ट्स में डिवाइड करके, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, ताकि हर एक पॉइंट को आप समझ सकें डिटेल में, ये मैं इस तरीके से बना के भेजता हूँ। ठीक है, तो पहले तो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए उसके अंदर अप्रेंटिस है तो अप्रेंटिस को भी अलाउड है ये, और उसके अलावा जो कंडीशन है कि भी लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन हो, मे बी ग्रांटेड मैटरनिटी लीव। तो इस कंडीशन में क्या है, उनको मैटरनिटी लीव दी जा सकती है बाय एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शेड्यूल 1 में आपका डिफाइंड ही है, तो वो आपको पता ही, मैंने कई बार आपको दिखा दिया है, तो आज मैं इसको नहीं स्किप करूँगा। फॉर ए पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। तो जब ये मैटरनिटी लीव स्टार्ट होगी उससे स्टार्ट कर 180 दिन तक ये मैटरनिटी लीव दी जा सकती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा। तो ये कहता है आपका सब रूल 143 का। ड्यूरिंग सच पीरियड, अब इस मैटरनिटी लीव के दौरान शी शैल बी पेड लीव सैलरी। जब कोई लीव पे होता है तो उसको लीव सैलरी पे की जाती है ये प्रोविजन हम पढ़ चुके हैं सॉरी। तो लीव सैलरी दी जाएगी, लीव सैलरी कितनी दी जाएगी उसके बारे में ये सब रूल 2 बताता है। तो ड्यूरिंग सच पीरियड शी शैल बी पेड लीव सैलरी इक्वल टू पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। तो जब कोई छुट्टी पे जा रहा है, छुट्टी पे जाने से पहले जब वो ऑफिस में था उस टाइम पे जो भी वो सैलरी ड्रॉ कर रहा था उतनी ही सैलरी मैटरनिटी लीव के दौरान दी जाएगी। तो जब भी कोई छुट्टी पे जाता है तो ये प्रोविज़न उसके अंदर जरूर बताया जाता है कि उसको लीव सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि जो छुट्टी जाने से पहले जब वो ऑफिस में था, जो वो पे ड्रॉ कर रहा था, वही पे उसको इस मैटरनिटी लीव के दौरान भी मिलेगी। नोट, इन द केस ऑफ ए पर्सन टू हुम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 अप्लाइज क्योंकि जिसके ऊपर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 अप्लाई होता है उसको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये वही बताया गया है कि अगर किसी को हम लीव सैलरी उतनी ही दे रहे हैं जितना वो पे ड्रॉ कर रहा था जाने से पहले, तो वो बेनिफिट को माइनस करना पड़ेगा। तो उसी बात को यहाँ पे नोट में बताया गया है कि द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी पेबल अंडर दिस रूल शैल बी रिड्यूस्ड बाय। तो कितना कम कर दिया जाएगा, जितना बेनिफिट उसको इस एक्ट के तहत मिल रहा है। द अमाउंट ऑफ बेनिफिट पेएबल अंडर द सेड एक्ट, सेड एक्ट मतलब आपका एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत जो भी बेनिफिट होगा वो उतना माइनस हो जाएगा क्योंकि उसको उस एक्ट से वो उतना बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर हम छोटा एक एग्जांपल लेके बात करें, अगर किसी की लीव सैलरी 100 रुपये है, ठीक है, तो 100 रुपये उसे लीव सैलरी मिल रही है, और अगर उसको बेनिफिट जो है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत 10 रुपये का मिल रहा है, तो क्योंकि वो ऑलरेडी जो अपनी सैलरी ड्रॉ कर रहा है लीव सैलरी, वो 100 रुपये जितना वो पहले ले रहा था उतना ही मिल रहा है, तो ये 10 रुपये जो है क्योंकि एडिशनल इसको एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत मिल गया तो उसको कम कर दिया जाएगा उसकी लीव सैलरी में से। ठीक है, तो ये वही बता रहे हैं कि कुल मिला के उसको टोटल जो सैलरी है उतनी ही मिलेगी जितना वो पहले ड्रॉ कर रहा था छुट्टी पे, मैटरनिटी लीव पे जाने से पहले। ये फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट जो आपका सब रूल है वो कहता है मैटरनिटी लीव नॉट एक्सीडिंग 45 डेज में ऑल्सो बी ग्रांटेड टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ सर्वाइविंग चिल्ड्रन। तो इसके अंदर ये जो है, अब जो ये मैटरनिटी लीव की बात कर रहे हैं ये 45 डेज की, ये इन एडिशन है, में ऑल्सो बी ग्रांटेड टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ सर्वाइविंग चिल्ड्रन। तो सर्वाइविंग चिल्ड्रन जितने भी हो, तो ये बेसिकली है क्या पर्पस, ये पर्पस है मिस कैरेज का, कि अगर किसी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट का मिस कैरेज हो जाता है तो उसके दौरान ये 45 डेज का प्रोविजन बनाया गया। नॉट एक्सीडिंग 45 डेज का मतलब ये मैक्सिमम ये 45 डेज होगा, और ये जो कंडीशन है ये ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस ऑफ द फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है। ठीक है, तो ये जो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके एंटायर सर्विस में दिया जाएगा इसको। और ये कंडीशन कब है, कब ये 45 डेज का एडिशनल दिया जाएगा, जब मिस कैरेज हो जाता है, जिसके अंदर अगर एबॉर्शन भी कराना पड़ रहा है तो उस कंडीशन को भी, उस सिचुएशन को भी इंक्लूड करता है। ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि उस केस में मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा एज लेड डाउन इन रूल 19। तो रूल 19 अगर आपको याद होगा उसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देकर और किस किस से मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बिहाफ पे वो मेडिकल लीव ले सकता है। ठीक है,
तो ये वहाँ पे बताइए कम्यूटेड लीव की बात वहाँ पे है। या किस किस से मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जा सकता है, अगर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट दे के लीव ले रहा है तो उसके बारे में यहाँ रूल 19 में बताया गया है। तो ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे मैं एक बार ब्रीफली समअप कर देता हूँ कि ये मैटरनिटी लीव जो है इन एडिशन टू ये 180 डेज है, और यहाँ पे सर्वाइविंग चिल्ड्रन का जो कंसेप्ट है उसकी ज़रूरत नहीं है। यानी अगर किसी के दो से ज़्यादा 2 बच्चे ऑलरेडी हैं लेकिन उसने कंसीव किया और कंसीव करने के दौरान कुछ मिसकैरेज हो गया या अबॉर्शन हो गया, तो उस केस में टोटल उसकी सर्विस में 45 डेज़ की उसको मैटरनिटी लीव एडिशनल दी जा सकती है। मे ऑल्सो भी ग्रांटेड, तो ये एडिशन में है, ठीक है। तो ये है, लेकिन कंडीशन क्या है, उसके अंदर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। Provided that the maternity leave granted and availed of before the commencement of CCS leave rule 1995 shall not be taken into account। तो ये अमेंडमेंट क्योंकि हुआ था जब 1995 में, तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस टाइम की बात कर रहा है, तो इसका रिलेवेंस अब रह नहीं जाता। 1995 जो है बहुत पास्ट की बात हो गई है, तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं जाता, उसको मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सब रूल 4 कहता है ए मैटरनिटी लीव में बी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर काइंड। तो अगर किसी ने मैटरनिटी लीव ली, तो मैटरनिटी लीव यहाँ पे जनरल मैटरनिटी लीव की बात हो रही है 180 डेज़ वाली, ठीक है। ये तो स्पेशल कंडीशन होगी जहाँ पे मिसकैरेज हो जाता है या अबॉर्शन हो जाता है, तो वहाँ पे 45 डेज़ की एडिशनल पूरे सर्विस के अंदर ली जा सकती है। ये अलग बात होगी, ये अलग सिचुएशन की बात है। लेकिन इन जनरल जो मैटरनिटी लीव है आपकी वो 180 डेज़ की है। तो 180 डेज़ की जो मैटरनिटी लीव है उसको कह रहे हैं कि कंबाइन की जा सकती है दूसरे किसी और तरह के लीव के साथ भी। यानी अगर कोई मान लो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो मैटरनिटी लीव पे गई, उसने 180 दिन की मैटरनिटी लीव अप्लाई की, उसके साथ उसको एक्सटेंड करना चाहती है, तो उसके अंदर EL, HPL और कुछ दूसरे तरह की लीव जो भी लीव नॉट ड्यू है उसको वो ले सकती है। तो ये यहाँ पे 4A में बताया। 4B कहता है कि नॉट स्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट कंटेंड इन रूल 31 एंड रूल 31(1) leave of the kind due and eligible including the commuted leave for a period of not exceeding 60 days and leave not due up to a maximum of 2 years may be, if applied for, be granted in continuation of the maternity leave granted under sub rule 1। तो मेडिकल मैटरनिटी लीव ग्रांटेड अंडर सब रूल 1 है आपका 180 डेज, ठीक है। रूल जो 30 का 1 है उसके अंदर ये बोला गया है कि कम्यूटेड लीव को हम मेडिकल सर्टिफिकेट दे के ले सकते हैं। तो कम्यूटेड लीव और मेडिकल सर्टिफिकेट टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, इसका प्रोविजन रूल 30 के 1 में है। और इसी तरह से 31 के 1 में है कि जो लीव नॉट ड्यू है उसको भी मेडिकल सर्टिफिकेट पे लिया जा सकता है। तो इसमें बताया गया है कि इस क्लॉज के अंदर कि ये तो बात करेक्ट है, ये रूल कहता है, सब रूल कह दिया, क्लॉज कहता है कि ये बात तो करेक्ट है कि मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है आपकी कम्यूटेड लीव के लिए और लीव नॉट ड्यू के लिए। लेकिन मैटरनिटी लीव के केस में जो है इसको रिलैक्स किया गया है, और एक जो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है वो 60 डेज़ की कम्यूटेड लीव प्लस लीव नॉट ड्यू दोनों को मिला के, यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है इसका, इंक्लूडिंग कम्यूटेड लीव फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 60 डेज एंड लीव नॉट ड्यू, इसको अगर आप करेक्ट तरीके से देखेंगे तो आगे भी रूल में दिया हुआ है जहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग कम्यूटेड लीव एंड लीव नॉट ड्यू फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। तो दोनों को मिला के 60 डेज का प्रोविजन है कि कम्यूटेड लीव प्लस लीव नॉट ड्यू बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी एक फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जा सकता है अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर्स। तो 2 साल तक का यानी पूरा प्रोविजन है। तो इसके अंदर यानी बात क्या हुई कि टोटल 2 साल तक का और एक्सटेंड किया जा सकता है। पहले एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब होता है कि इसके बावजूद, इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है इसके बावजूद, यानी वो कह रहा है कि हाँ ये पता है कि रिक्वायरमेंट होती है मेडिकल सर्टिफिकेट की लीव नॉट ड्यू के लिए और कम्यूटेड लीव के लिए, उसके बावजूद एक फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या कर सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। लीव ऑफ काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल, जो भी लीव उसके अकाउंट में ड्यू है या एडमिसिबल है जो आगे मिल सकती है, जिसके अंदर कम्यूटेड लीव और लीव नॉट ड्यू दोनों को 60 डेज के प्रोविजन तक यानी उतने मैक्सिमम तक दिया जा सकता है। तो इस टोटल लीव का पीरियड कितना हो सकता है, अप टू ए मैक्सिमम 2 ईयर्स मे बी इफ अप्लाइड फॉर बी ग्रांटेड इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी लीव। और ये इन कंटिन्यूएशन है मैटरनिटी लीव के, यानी मैटरनिटी लीव जो 180 दिन का मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, उसके अलावा भी 2 साल तक दिया जा सकता है, ठीक है, इन मैक्सिमम।
तो यहाँ पे आपका अगर हम देखें तो बता दिया मैंने, दैट इज 2 years इंक्लूडिंग कम्यूटेड लीव एंड लीव नॉट ड्यू विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट इन कंटिन्यूएशन ऑफ मेडिकल लीव ऑफ 180 डेज। तो 180 डेज मेडिकल लीव ली किसी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ने, फिर उसके बाद 2 साल तक ले सकता है, जिसके अंदर 60 दिन का उसका कम्यूटेड लीव और लीव नॉट ड्यू को मिला के हो जाएगा, जो कि विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट उसको मिल रही है। और बाकी जैसे ईए ले सकता है, हाफ पे लीव ले सकता है, तो बाकी और जो भी लीव उसके अकाउंट में ड्यू है वो ले सकती है वो। और उसके अलावा यानी टोटल आपका कह सकते हैं कि 2 साल और 180 दिन ये टोटल पीरियड बन सकता है, अगर मैक्सिमम पूरा अपना यूटिलाइज कर ले कंटिन्यूएशन में। चलिए उसके आगे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। सब रूल 5 कहता है मैटरनिटी लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट। तो मैटरनिटी लीव जो ये मिल रही है बाकी ईएल एचपीएल लीव नॉट ड्यू जो मिलता है उसके अलावा है, और ये शैल नॉट बी डेबिटेड। नॉट टू बी डेबिटेड का मतलब है कि जो लीव अकाउंट ईएल एचपीएल का है, लीव नॉट ड्यू का है, ये उसके अलावा मिल रहा है, उसमें से डिडक्ट नहीं होगा, उसमें से डेबिट नहीं होगा, उसमें से नहीं कटेगा। ठीक है। इन केस ऑफ सरोगेसी, तो आजकल क्योंकि अब जो नया टाइम आ गया इसके अंदर सरोगेसी का भी प्रचलन है। सरोगेसी आप सबको पता ही होगा, सरोगेसी में क्या होता है, यानी मदर जो होती है वो दूसरी हो सकती है। तो उस केस में बोल रहे हैं कि क्या होगा, तो इन केस ऑफ सरोगेसी द सरोगेट एज वेल एज द कमीशनिंग मदर। तो सरोगेट वो हो गया जिसको यानी जिस वुमेन को उस बच्चे को यानी जन्म देने के लिए चूज़ किया गया है, और कमीशनिंग मदर वो हो गई जो मदर कंसीव नहीं कर पा रही है और उसका बच्चा यानी जिस कहते हैं वुमेन को सरोगेसी के लिए दिया गया है। ठीक है, समझ आ गया। यानी एक तो वो मदर हो गई जो यानी खुद किसी वजह से, किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, वो कमीशनिंग मदर हो गई, और उसकी जगह पे जो उसके बच्चे को जन्म देगी वो सरोगेट मदर हो गई। तो ये सरोगेट और कमीशनिंग का ये डिफरेंस आप ध्यान में रखें कि इसमें कह रहे हैं कि इन केस ऑफ सरोगेसी द सरोगेट एज वेल एज द कमीशनिंग मदर with less than 2 surviving children may be granted maternity leave of 180 days। तो ये सरोगेसी के केस में कह रहे हैं कि सरोगेट मदर को और उसके साथ साथ कमीशनिंग मदर को अगर दोनों के लेस देन सर्वाइविंग 2 से कम बच्चे हैं मे बी ग्रांटेड मैटरनिटी लीव ऑफ 180 डेज। तो उनको 180 डेज की दोनों को कह रहे हैं एज वेल एज दोनों को 180 डेज की मैटरनिटी लीव मिल सकती है। अब इसमें यह डिपेंड करता है कि जो सरोगेट मदर है वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होनी चाहिए, तभी उस पर अप्लीकेबल होगा। इन केस ईदर और बोथ ऑफ देम आर गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे ये भी रिलैक्स कर दिया कि इन केस या तो ईदर और दोनों में से एक है तब भी, और बोथ ऑफ देम दोनों है तब भी। तो यानी अगर दोनों में से एक भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तब भी दोनों को मैटरनिटी लीव मिल सकती है। ठीक है। The expression surrogate mother shall mean the woman who bears the child of behalf of the commissioning mother। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि सरोगेट मदर वो मदर है जो कमीशनिंग मदर वुमेन के बिहाफ पे उस चाइल्ड को बियर कर रही है या उसको जन्म देगी। तो यहाँ पे एक चीज़ बात जो सामने आ रही है, इसमें बोला कि जो सरोगेट मदर होगी या कमीशनिंग मदर होगी दोनों को मिल सकता है। तो दोनों को मिलने के लिए कंडीशन ये कि जो सरोगेट मदर हो या कमीशनिंग मदर हो, दोनों में से जिसको भी मिलेगी वो गवर्नमेंट सर्वेंट तो उसका होना जरूरी होगा। तो इन केस आइदर या तो दोनों में से कोई भी हो तो उसको मिलेगा, और दोनों है तो दोनों को मिलेगा। ये यहाँ पे क्लियर किया उन्होंने कि अगर सरोगेट मदर और कमीशनिंग मदर दोनों में से कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट तो उसको ये मैटरनिटी लीव मिलेगी, और नहीं है तो दोनों में से दोनों हैं तो दोनों को मिलेगी। ये क्लियर किया इन्होंने यहाँ पे। तो ये था आपका मैटरनिटी लीव का कंसेप्ट और इसके अंदर डिटेल में जो बताया गया था। उसके बाद है पैटर्निटी लीव। तो पैटर्निटी लीव जो होती है वो जो पैटर्निटी है मतलब डैड है या मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको मिलता है। पैटर्न का मतलब यानी जो मेल है या फादर है उसको मिलता है ये। तो ए मेल गवर्नमेंट सर्वेंट, जो मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस, तो अप्रेंटिस होगा वो ट्रेनिंग पे है तो उसको भी मिलेगा। विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, तो कंडीशन वही है कि उसके बच्चे जो है 2 से कम होने चाहिए, यानी एक या कोई भी नहीं होना चाहिए। मे बी ग्रांटेड पैटर्निटी लीव, उसको पैटर्निटी लीव दी जा सकती है बाय एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो ग्रांट करेगा
और टाइम पीरियड कितना है 15 डेज के लिए। ड्यूरिंग द कन्फाइनमेंट ऑफ हिज वाइफ फॉर चाइल्ड बर्थ, जब उसकी वाइफ जो है बच्चे को जन्म देने वाली हो और उसकी वजह से वो कन्फाइंड हो, कन्फाइंड का मतलब यानी बिस्तर से नहीं उठ पा रही हो या कोई अपने काम ना कर पा रही हो, तो बेसिकली इतना देते समय प्रैक्टिकली इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहता, और जब भी चाइल्ड बर्थ का टाइम होता है उससे पहले भी या उसके बाद भी दिया जाता है ये। तो ये 15 दिन का दिया जाता है और ये अप टू 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी इसको दिया जा सकता है, यानी जब बच्चा पैदा हुआ उसके 6 महीने के अंदर उसको लेना होता है, नहीं तो वो लैप्स कर जाता है। तो ये 15 दिन का है। अप टू 15 डेज बिफोर, या तो 15 दिन पहले डिलीवरी की डेट, जैसे होता है जनरली जब चेकअप करवाया जाता है फीमेल का तो डिलीवरी की एक डेट फिक्स कर दी जाती है, टेंटेटिव ही होती है वो लेकिन फिक्स कर दी जाती है। तो ये कह रहे हैं कि डिलीवरी से 15 दिन पहले डेट जो भी मिली हुई है या डिलीवरी होने के एग्जैक्ट एक्चुअल डिलीवरी होने के 6 महीने के अंदर इसको अवेल करना होता है, नहीं तो लैप्स हो जाता है। नीचे बता रखा है कि लैप्स हो जाएगा ये। तो ड्यूरिंग सच पीरियड ऑफ 15 डेज ही शैल बी पेड लीव सैलरी। अब छुट्टी पे जाएगा तो उसको लीव सैलरी क्या मिलेगी पैटर्निटी लीव में, तो उसके बारे में बता दिया। अगर आप देखेंगे मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव का जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है रूल का, सिमिलर बना हुआ है। इनफैक्ट आगे CCL और बहुत सारे रूल जो बने हुए हैं इस चैप्टर के अंदर उसका सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो आप इसको याद रखने में, आपको ध्यान रखने में और याद रखने में आसानी होगी अगर आप स्ट्रक्चर को मिला के देखेंगे कि कितनी जो है सिमिलैरिटी है। तो जैसे कि फर्स्ट आपका जो 43 था ऊपर जो ये रूल था, इसके अंदर भी स्टार्टिंग में पहले बताया कि कितने टाइम के लिए होगा, फिर उसका लीव सैलरी क्या मिलेगी। उसी तरीके से यहाँ पे भी स्ट्रक्चर वही है कि कितने दिन के लिए मिलेगा 15 डेज, फिर लीव सैलरी कितनी होगी, जो भी इमीडिएटली जाने से, छुट्टी पे जाने से पहले, पैटर्निटी लीव पे जाने से पहले वो पे ड्रॉ कर रहा था वही पे उसको लीव के दौरान मिलेगी। द पैटर्निटी लीव में बी कंबाइंड विथ, तो ये भी जो पैटर्निटी लीव है इसको किसी दूसरे तरह की लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है, जैसे कि EL हो गया, HPL हो गया, लीव नॉट ड्यू हो गया, जो भी उसके अकाउंट में ड्यू होगा या एडमिसिबल होगा। द पैटर्निटी लीव शैल नॉट बी डेबिटेड, और ये जो लीव होती है वो डेबिट नहीं होती लीव अकाउंट से, ये एडिशनल होता है। तो आपके अकाउंट में EL, HPL, लीव नॉट ड्यू, जो भी लीव नॉट ड्यू तो खैर वो आपको फ्यूचर में मिलता है, तो जिसमें जो भी EL और HPL आपके अकाउंट में है उसमें से डेबिट नहीं होता, ये आपके लीव अकाउंट के एडिशनल मिलता है ये आपको। इफ पैटर्निटी लीव इज नॉट अवेल्ड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन सब रूल 1, तो जैसे कि हमने बात की थी कि अगर ये नहीं लिया गया इस टाइम पीरियड के दौरान तो ये लैप्स हो जाता है, वो बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ये लैप्स हो जाएगा, शैल बी ट्रीटेड एज लैप्स। अगर हमने उस टाइम पीरियड के दौरान नहीं लिया तो ये लैप्स हो जाएगा। इन केस ऑफ ए चाइल्ड बिगोटन brought into existence through reproduction through the surrogacy, the commissioning father who is male government servant। तो जिस तरीके से हमने ऊपर देखा था सरोगेसी के केस में, अगर यहाँ पे अब ये कमिश्निंग फादर है, कमिश्निंग फादर कौन हुआ, ऐसा फादर जो खुद जो है फादर नहीं बन सकता लेकिन वो किसी के थ्रू जो है उसको चाइल्ड बिगोटन बोलते हैं, तो उसको किसी के थ्रू जो है उसको यानी बर्थ दिया जा रहा है, तो उस केस में भी ये पैटर्निटी लीव मिल सकता है। यानी अगर किसी के बिगोटन चाइल्ड है वो और बिगोटन चाइल्ड के थ्रू वो पैदा हुआ तो उस केस में भी पैटर्निटी लीव 15 दिन की मिल सकती है। तो कंडीशन वही है कि लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन होना चाहिए, 15 दिन की मिलेगी, और वही टाइम पीरियड का हिसाब किताब जो है सारा कुछ वही डिलीवरी वाला सिस्टम सारा कुछ वही है, विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। तो 6 महीने के अंदर जब उस चाइल्ड की डिलीवरी हो जाती है उसके 6 महीने के अंदर जो है वो उसको लेना पड़ेगा पैटर्निटी लीव को। यहाँ पे कंसीव का जो था वो कंसेप्ट नहीं है। द पैटर्निटी लीव शेल नॉट नॉर्मली बी रिफ्यूज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो नॉर्मली इसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस है उसके अंदर इसको रिफ्यूज किया जा सकता है। द एक्सप्रेशन कमिश्निंग फादर क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा फादर, ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट जो फादर बनना चाहता है थ्रू सरोगेसी। पैटर्निटी लीव फॉर चाइल्ड अडॉप्शन, तो हमने ऊपर बात की कि अगर सरोगेसी का केस हो या कोई एक्चुअली कोई फादर या मदर बन रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट, अब यहाँ पे बात हो रही कि अगर अडॉप्ट कोई कर रहा है यानी किसी को बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है, तो उस केस में भी किस तरह से पैटर्निटी लीव और मैटरनिटी लीव मिल सकती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो पहले जो यहाँ पे डिस्कस किया गया पैटर्निटी लीव को डिस्कस किया गया है, उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड अडॉप्शन लीव है, इसके अंदर क्लियरली लिखा नहीं हुआ फीमेल की बात, लेकिन ये फीमेल के ऊपर अप्लीकेबल है, ये डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते। पहले मेल के लिए क्या है, ए मेल गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस,
तो अप्रेंटिस के लिए भी ये पैटर्निटी और मैटरनिटी का इनफैक्ट कई जो प्राइवेट कंपनीज है उसके अंदर भी इस तरह की मैटरनिटी लीव दी जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन में आता है क्या मैटरनिटी लीव पैटर्निटी लीव अप्रेंटिस को मिलता है, तो वहाँ पे आपको टिक करना है कि हाँ मिलता है। तो ए मेल गवर्नमेंट सर्वेंट विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, तो ये तो हमेशा ही रहेगा कि 2 से कम सर्वाइविंग चिल्ड्रन होने चाहिए। ऑन एक्सेप्टिंग ए चाइल्ड इन प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर, तो जब वो चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर के लिए, या ऑन वैलिड अडॉप्शन, या वैलिड अडॉप्शन हो रहा है ऑफ ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, जिस केस में जो बच्चा है 1 साल से छोटा है। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी, या तो प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर है, अब ये क्या होता है मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर के लिए या वैलिड अडॉप्शन हो रहा है और बच्चा जो है वो 1 साल से छोटा है, तो उस केस में क्या होगा, पैटर्निटी लीव दी जा सकती है 15 दिन की। तो बाकी वो डेज उतना ही रहेगा, ऊपर जितना पैटर्निटी लीव के लिए था 15 दिन की पैटर्निटी लीव होगी, और वो 6 मंथ के अंदर उसको अवेल करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टिंग द चाइल्ड, जब उस चाइल्ड को एक्सेप्ट किया गया यानी उसको ले लिया गया प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर के लिए या वैलिड एडॉप्शन के लिए, एज द केस में भी, जैसा भी दोनों में से केस हो। तो ये प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर क्या होता है बेसिकली, तो ये आपका एडॉप्शन रेगुलेशन 2022 है, इसका रेगुलेशन 2 का 20 है, जहाँ पे डिफाइन किया गया है प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर। तो इसका मतलब है ए स्टेज व्हेन ए टेम्पररी कस्टडी ऑफ चाइल्ड इज गिवन टू प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स, ये वो स्टेज होता है, प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर वो स्टेज होता है जहाँ पे चाइल्ड की कस्टडी टेम्पररी उस अडॉप्टिव पेरेंट्स को दे दी जाती है, टिल द एडॉप्शन ऑर्डर इज ग्रांटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यानी अभी ऑर्डर नहीं किया एडॉप्शन का, लेकिन टेम्पररी जो है उसकी कस्टडी जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनको दे दी गई, तो उसको कहते हैं प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर की। अभी यानी टेम्पररी उसका कस्टडी दे दिया गया उन पेरेंट्स को जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं उसके, यानी जो उसको गोद लेंगे, और अभी जो है पूरा यानी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना उसने एडॉप्शन का ऑर्डर अभी पास नहीं किया, ग्रांट नहीं किया है, तो इसको प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर कहते हैं। एक बारी मैं आपको इसका रेगुलेशन दिखा देता हूँ यहाँ ताकि आपको ध्यान में रहे। तो ये है जहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो यहाँ से लेकर मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको बार बार वहाँ पे स्विच ना करना पड़े, तो आप जब ये नोट्स पढ़ेंगे तो आप उसमें ध्यान से देख सकें, ठीक है। और ये जो है आपका ये इसी में से लिया गया है, ये आपका है एडॉप्शन रेगुलेशन 2022, यहाँ से लिया गया है। वैलिड एडॉप्शन तो बेसिकली हो गया कि जब आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अडॉप्शन का ऑर्डर पास कर दिया, और प्री एडॉप्शन तब हो गया जब टेम्पररी जो है जो पेरेंट्स वो अडॉप्ट करना चाहते हैं उस बच्चे को, उसको टेम्पररी दिया गया है। अभी फॉस्टर केयर मतलब फॉस्टर का मतलब तो बेसिकली देखभाल करने के लिए, तो फॉस्टर केयर के लिए अभी दिया गया है। प्रोवाइडेड दैट इन ए केस वेयर द प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर इज नॉट फॉलोड बाय वैलिड अडॉप्शन ऑफ द चाइल्ड, अगर ऐसा सर्कमस्टांसेस हो गया, पहले तो बेसिकली आपका प्री एडॉप्शन होगा कि टेम्पररी कस्टडी मिल गई बच्चे की, और वैलिड अडॉप्शन तब हो गया जब उसके बाद सब्सिक्वेंटली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया और ग्रांट कर दिया एडॉप्शन को। वो कह रहा है कि किसी वजह से अगर बाद में वैलिड अडॉप्शन नहीं होता है, वेयर द प्री एडॉप्शन फोस्टर इज नॉट फॉलोड बाय वैलिड अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, द पैटर्निटी लीव ऑलरेडी अवेल्ड, अगर उस केस में प्री एडॉप्शन के टाइम पे ही जिसने गवर्नमेंट सर्वेंट ने अगर पैटर्निटी लीव को यहाँ पे इस रूल के तहत ले लिया था, तो उसको क्या करना पड़ेगा, शैल बी डेबिटेड फ्रॉम द एनी अदर काइंड ऑफ लीव अवेलेबल टू द क्रेडिट ऑफ सच मेल गवर्नमेंट सर्वेंट। तो उस केस में ये जो 15 दिन की पैटर्निटी लीव ऑन एडॉप्शन उसने लिया है, उसको दूसरे तरह की लीव में से डिडक्ट कर लिया जाएगा, तो उसके अकाउंट में उसके क्रेडिट में जो भी दूसरे तरीके की लीव होगी, ईएल होगी, एचपीएल होगी, उसमें से ये डेबिट कर लिया जाएगा। यानी अगर वैलिड एडॉप्शन नहीं होता प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर के बाद, तो उस केस में अगर छुट्टी कोई ले चुका है, पैटर्निटी लीव चाइल्ड एडॉप्शन के लिए ऑलरेडी ले चुका है, तो उसमें से जो उसके अकाउंट में छुट्टियाँ हैं, ईएल है, एचपीएल है, उसमें से उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि वैलिड एडॉप्शन तो हुआ ही नहीं उस वजह से। सब रूल 2 क्या कहता है, ड्यूरिंग सच पीरियड ऑफ 15 डेज, तो अगर वैलिड अडॉप्शन हो गया और ये जो छुट्टी है उसको लिए वो एंटाइटल्ड है गवर्नमेंट सर्वेंट, मेल गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उस केस में लीव सैलरी क्या मिलेगी, तो लीव सैलरी वही मिलेगी जो वो पे ड्रॉन कर रहा था इमीडिएटली छुट्टी पे जाने से पहले।
तो पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव, तो छुट्टी पे प्रोसीड करने से पहले जो भी पे ड्रॉ करा था वही लीव सैलरी 15 दिन के अंदर भी उसको मिलेगी, यानी कोई डिडक्शन नहीं होगा अलग से। द पैटर्निटी लीव मे बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी अदर काइंड। तो हमने देखा कि ऊपर भी जो रूल्स बने थे, आज जो भी रूल हम डिस्कस कर रहे हैं सारे सिमिलर हैं, तो वही सब बातें लिखी हुई है, कहीं पे छोटा मोटा डिफरेंस है, अदरवाइज सारे सिमिलर हैं। तो आपको इसको रिटेन करने में आसानी रहेगी अगर आप ये सिमिलैरिटी को देखते जाएंगे। द पैटर्निटी लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट, तो ये एडिशन में मिलता है, लीव अकाउंट से डिडक्ट नहीं होता है। इफ द पैटर्निटी लीव इज नॉट अवेल्ड ऑफ विद इन द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड इन, अगर वही जो ऊपर लिखा था कि 6 महीने के वैलिड अडॉप्शन के दौरान, यानी वैलिड अडॉप्शन हो गया आज और आज से 6 महीने के दौरान अगर ये पैटर्निटी लीव नहीं ली गई तो क्या होगा, ये लैप्स हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि ऊपर भी रूल्स में बताया गया था। द पैटर्निटी लीव शैल नॉट नॉर्मली बी रिफ्यूज्ड, तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर इसको रिफ्यूज नहीं किया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन आ गई तभी इसको जनरली रिफ्यूज किया जाना चाहिए, ये लिखा हुआ इसके अंदर, या नहीं किया जाएगा। चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल, तो यहाँ पे जो चाइल्ड की बात हो रही है कि चाइल्ड का अडॉप्शन होगा, तो ये चाइल्ड होगा कौन, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और इसके अंदर ये भी बोला कि चाइल्ड में इंक्लूड और कौन हो सकता है, तो चाइल्ड तो एक तो जिसका अडॉप्शन हो रहा है, दूसरा वो कह रहा है कि चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल विल इंक्लूड, इसके अंदर ऐसे चाइल्ड को भी इंक्लूड कर सकते हैं। वो कौन से चाइल्ड है, ए चाइल्ड टेकन एज वार्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसा चाइल्ड जिसको उसने अपना वार्ड बनाया है। वार्ड का मतलब क्या होता है, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने किसी चाइल्ड को अपना वार्ड बनाया तो उसका मतलब उसकी कस्टडी उस गवर्नमेंट सर्वेंट के पास आ गई है और वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो उसका गार्डियन बन गया है। ये वार्ड और गार्डियन का रिलेशन होता है। तो ये डेफिनेशन कहाँ पे है, वार्ड क्या होता है और गार्डियन क्या होता है, ये है आपका गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 सेक्शन 4। तो ये मैं भी इसको भी दिखा देता हूँ, दिखाने का पर्पज़ मेरा ये होता है कि इससे क्या होता है, माइंड में वो फ़ोटो क्लिक हो जाती है और हमेशा याद रहता है कि ये वहाँ से लिया गया है ये। तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो गार्डियन कौन होता है यहाँ पे डिफाइन किया गया और वार्ड कौन होता है ये भी डिफाइन किया है कि एक गार्डियन कौन है, ए पर्सन हैविंग द केयर ऑफ पर्सन ऑफ ए माइनर और ऑफ हिज प्रॉपर्टी और ऑफ बोथ इस पर्सन और प्रॉपर्टी। तो गार्डियन का मतलब ऐसा पर्सन जिसके पास केयर है, यानी देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो किसकी हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो माइनर की हो सकती है, वो अगर बच्चा जो है माइनर है तो तब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, गार्डियन हो सकता है तब तक का, या उसकी प्रॉपर्टी का भी देखभाल करने का काम हो या दोनों का देखभाल करने का काम हो। तो पर्सन और प्रॉपर्टी का मतलब ये, पर्सन यानी खुद की उसकी उस बच्चे की, और प्रॉपर्टी मतलब उसकी जो भी कोई प्रॉपर्टी है कोई तो उसका भी देखभाल। और वार्ड का मतलब क्या डिफाइन किया इन्होंने, वार्ड का मतलब ए माइनर फॉर हुज पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ देयर इज ए गार्डियन। तो ऐसा माइनर बच्चा या जिसकी प्रॉपर्टी और उस बच्चे या तो एक की, दोनों में से किसी एक की हो, बच्चे की भी अगर गार्डियनशिप किसी ने ले रखी है या उसकी प्रॉपर्टी की गार्डियनशिप भी ले रखी है, तो दोनों ही केस में वो वार्ड कहलाएगा। ठीक है, तो अगर बच्चा और उसकी प्रॉपर्टी दोनों की किसी की जिम्मेदारी, किसी की देखभाल की जिम्मेदारी किसी ने ले रखी है तो वो गार्डियन कहलाता है और वो बच्चा और उसकी प्रॉपर्टी वार्ड कहलाते हैं। तो वही बता रहे कि अगर यहाँ पे जो है, अगर किसी ने, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसने किसी बच्चे को, बच्चा कौन हो सकता है, मान उसका रिलेटिव का कोई बच्चा है और उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो क्या होगा, वो गवर्नमेंट सर्वेंट उसकी कस्टडी ले ली, यानी उसका गार्जियन बन गया। गार्जियन बनेगा इस एक्ट के तहत, और इस एक्ट के तहत बनेगा तो उस माइनर की देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों उसके पास आ सकती है। तो कह रहे कि ऐसे बच्चे का गार्डियन बनने पे भी वो क्या है, उसको यहाँ पे इस तरीके का ये पैटर्निटी लीव फॉर चाइल्ड अडॉप्शन वाली फैसिलिटी उसको दी जा सकती है। उसके अंदर लेकिन कंडीशंस है। कंडीशंस क्या क्या है, ए चाइल्ड टेकन एज वार्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर द गार्डियंस वार्ड एक्ट 1890, या तो इस एक्ट के तहत वो वार्ड ले रहा है उसको, या अगर पर्सनल लॉ क्या होता है, जैसे हिंदुओं के अपने लॉ हैं, मोमडन के अपने लॉ हैं, क्रिश्चियन के अपने पर्सनल लॉ हैं, तो उन पर्सनल लॉ में भी अगर कहीं पे कुछ ऐसा प्रोविजन है कि भाई एज ए गार्डियन हम किसी बच्चे का ले सकते हैं उसको वार्ड के तौर पर, तो वहाँ पे भी ये एप्लीकेबल होगा, ये कहा जा गया है पे। तो पर्सनल लॉ बेसिकली होता है, जैसे हिंदू के हमारे एक्ट होते हैं, मैरिज एक्ट है, गार्डियन एक्ट है, या एक्ट के अलावा हम किसी का रीति रिवाज कस्टम्स के अकॉर्डिंग भी कोई गोद ले सकता है या उसका कस्टोडियन बन सकता है, तो उस केस में भी एप्लीकेबल होगा, ये यहाँ पे बताया है। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है कि सच वार्ड लीव विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, ये जो वार्ड है वो उस गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहना चाहिए जिसके लिए वो ये छुट्टी मांग रहा है।
इज ट्रीटेड एज मेंबर ऑफ द फैमिली, उसको वो मेंबर ट्रीट कर रहे हो गवर्नमेंट सर्वेंट, एंड प्रोवाइडेड दैट सच गवर्नमेंट सर्वेंट हैज थ्रू ए स्पेशल विल कन्फर्ड अपॉन दैट वार्ड द सेम स्टेटस एज दैट ऑफ ए नेचुरल बोर्न चाइल्ड। और उसके साथ साथ अपनी स्पेशल विल बनानी पड़ती है, विल के अंदर ये लिखना पड़ेगा कि ये मेरे नेचुरल बॉर्न चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा ये वार्ड। तो ये सब कुछ जो है लीगल कंडीशंस हैं जिसको फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये जो है छुट्टी यहाँ पे इस तरह के बच्चे को भी वार्ड जिसको ट्रीट किया गया है, लिया गया है गवर्नमेंट सर्वेंट ने, उसको मिल सकती है। अगली जो आपका रूल है, अगला रूल चाइल्ड अडॉप्शन लीव। तो पहले हम चाइल्ड अडॉप्शन लीव ये तो मेल के लिए हमने पढ़ा था, अब ये जो है चाइल्ड अडॉप्शन लीव फीमेल के लिए है। तो ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट जो रूल है वो सिमिलर है, तो बहुत सारी चीज़ें अलग नहीं है इसके अंदर, बस हो सकता है कि किसी को लीव ज़्यादा मिल रही हो, किसी को जो है लीव कम मिल रही हो। तो ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट विद फ्यूअर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, तो दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऑन एक्सेप्टिंग ए चाइल्ड इन प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर। तो वही बात है प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर, जहाँ पे टेम्परली किसी का देखभाल के लिए किसी बच्चे को अडॉप्शन से पहले दे दिया गया है उन प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स को। तो अगर उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया है तो ये तो प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर के लिए या वैलिड अडॉप्शन हो गया उस बच्चे का, तो और वो बच्चा बिलो द एज ऑफ 1 ईयर होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो फीमेल के लिए कंडीशन यहाँ पे बता रहे हैं और यहाँ पे बताया था मेल के लिए भी कि वो बच्चा जो 1 साल से नीचे का होना चाहिए जिसका अडॉप्शन हो रहा है, तभी ये अप्लीकेबल होगा। मे बी ग्रांटेड चाइल्ड अडॉप्शन लीव, तो चाइल्ड अडॉप्शन लीव दी जा सकती है, कौन देगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो देगा, जो कि शेड्यूल 1 के अंदर आपको बताया गया है, हमने कई बार डिस्कस किया। और कितने पीरियड के लिए? फॉर ए पीरियड ऑफ 180 डेज। तो पैटर्निटी लीव 15 दिन के लिए मिलती है, और जो ये चाइल्ड अडॉप्शन लीव है उसके अंदर मेल के लिए 15 दिन में और 15 दिन के लिए, और फीमेल के लिए 180 डेज के लिए मिलती है। इमीडिएटली आफ्टर एक्सेप्टिंग द चाइल्ड, तो जिस दिन चाइल्ड को एक्सेप्ट कर लिया गया, चाहे वो प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर के लिए अडॉप्ट किया हो या वैलिड अडॉप्शन हुआ, दोनों ही केस के अंदर इमीडिएटली आफ्टर एक्सेप्टिंग द चाइल्ड, जैसे ही उस चाइल्ड को एक्सेप्ट कर लिया गया, उसको अपने पास लिया है वो, तब से 180 दिन की ये चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिल सकती है उस फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को। प्रोवाइडेड दैट इन केस वेयर द प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर इज नॉट फॉलोड बाय वैलिड अडॉप्शन, तो जहाँ पे प्री अडॉप्शन का पीरियड जो है बाद में वैलिड अडॉप्शन में नहीं चेंज हो पाता, तो उस केस में जो भी छुट्टी ऑलरेडी डेबिट हुई है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको किसी और दूसरे तरह की लीव में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये लिखा कि द लीव ऑलरेडी अवेल्ड शैल बी डेबिटेड फ्रॉम एनी अदर काइंड ऑफ लीव अवेलेबल टू द क्रेडिट ऑफ सच फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, जैसा कि हमने ऊपर वाले रूल में भी देखा था। ठीक है, वही सिमिलर ही है, ज़्यादा रिपीटेशन की जरूरत नहीं है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ड्यूरिंग द चाइल्ड अडॉप्शन लीव शी शैल बी पेड लीव सैलरी इक्वल टू द पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। वही रिपीटेशन है कि जब भी इस तरह की छुट्टी दी जाएगी तो लीव सैलरी कितनी होगी, जो भी उसने पे ड्रॉ कर किया था या जो भी ड्रॉ कर रहे थे छुट्टी से तुरंत जाने से पहले। चाइल्ड अडॉप्शन लीव में भी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर काइंड, जो चाइल्ड अडॉप्शन लीव है उसको दूसरे तरह की लीव के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है। इन कंटिन्यूएशन ऑफ द चाइल्ड अडॉप्शन लीव ग्रांटेड अंडर सब रूल 1, ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन वैलिड अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड में ऑल्सो भी ग्रांटेड। देखिए जो चाइल्ड अडॉप्शन लीव है 180 दिन का, जो सब रूल 1 के अंदर बात करते हैं, सब रूल 1 यानी ये, ठीक है, इसके अंदर 180 दिन की बात हो रही है। इसके साथ कंटिन्यूएशन में और कौन सी लीव मिल सकती है उसके बारे में अब यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ 180 डेज ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन लीव ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन वैलिड अडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड में ऑल्सो भी ग्रांटेड। में ऑल्सो भी ग्रांटेड मतलब कि इसके अलावा दिया जा सकता है, जो 180 दिन है वो उसके अलावा, इफ अप्लाइड फॉर, अगर अप्लाई किया गया है, लीव ऑफ द काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल, जो भी लीव उस गवर्नमेंट फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के अकाउंट में ड्यू है या एडमिसिबल है वो दी जा सकती है। और कंडीशन वही है कि लीव नॉट ड्यू और कम्यूटेड लीव दोनों को मिलाकर 60 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी छुट्टी एडिशन में दी जा रही है, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। और ये जो है छुट्टी विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट दी जा सकती है। आपको पता है कि लीव नॉट ड्यू और कम्यूटेड लीव के लिए जो है मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे रिलैक्स करके उस कंडीशन को कि मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना भी ये छुट्टी 60 दिन तक ली जा सकती है, वो यहाँ पे मिल जाएगी। और ये जो मिल रही है में ऑल्सो भी ग्रांटेड इन कंटिन्यूएशन, वो कितना है, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये 1 साल के पीरियड के लिए
मिल सकती है रिड्यूस्ड बाय, और जिसमें से कम क्या करना है, एज ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड ऑन द डेट ऑफ वैलिड अडॉप्शन। तो इसका मतलब ये निकलता है कि 1 साल तक दी जा सकती है, लेकिन उसके अंदर से माइनस क्या करना पड़ेगा, अडॉप्टेड चाइल्ड का डेट ऑफ वैलिड अडॉप्शन यानी एज क्या है। अगर हमने आज मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने, फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ने आज की डेट पे 2 महीने का बच्चा अडॉप्ट किया, ठीक है, तो वो जो 180 दिन का मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, उसके अलावा उसे कितना और मिल सकता है, ये 1 साल तक जा सकता था उसमें से, लेकिन बच्चे की एज को माइनस करना है, तो 1 साल में से 2 महीने जो है माइनस कर दिए हमने, तो 10 महीने की और एडिशनल जो है उसको लीव मिल सकती है विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द चाइल्ड एडॉप्शन लीव। तो जो चाइल्ड एडॉप्शन लीव है उसके बिना मतलब 180 दिन के अलावा। तो ये मैंने यहाँ पे एक जो है एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया यहाँ पे बना के। देखिए एग्जाम्पल ये मैं, जैसे एज ऑफ चाइल्ड जो है 5 महीने है, देन एडॉप्शन, टोटल एडॉप्शन कितना हो सकता है 180 दिन का, तो वो ये जो ऊपर दिया गया है एडॉप्शन वाला, वैलिड एडॉप्शन वाला, वो हो गया। फिर 1 साल में से ये 5 महीने माइनस कर दो, तो बाकी कितने महीने बचे, उसके बाकी महीने बचे कितने, 7। तो 7 महीने का मैं 30 दिन के हिसाब से यहाँ पे रफ आइडिया लेके चल रहा हूँ मैं, 30 दिन के हिसाब से 7 या 21 210 दिन और हो गए, जिसके अंदर ये 60 दिन का लीव नॉट ड्यू और कमिटेड लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट इसी के अंदर इंक्लूड होगा, इसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कि टोटल एडॉप्शन लीव कितना हो गया, 180 दिन का चाइल्ड एडॉप्शन लीव हो गया, उसके अलावा लीव एडमिसिबल एंड ड्यू अप टू ए ईयर ऑफ 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर, माइनस जो एज है उस चाइल्ड की जो डेट ऑफ एडॉप्शन पे है। तो इस तरीके से जो है इतनी टोटल छुट्टियां मिल सकती है उस फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। चाइल्ड एडॉप्शन लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट। तो बाकी जिस तरह से बाकी लीव है, मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है, अडॉप्शन के लिए, सरोगेसी के लिए, जितने भी लीव हैं ये सारे के एडिशन में मिल रहे हैं, तो ये लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाएगा। चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल विल इंक्लूड ए चाइल्ड टेकन एज वार्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि इसके लिए अगर कोई फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ने एज ए वार्ड यानी एज ए गार्जियन भी किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, जो कि आपका गार्डियन वार्ड्स एक्ट 1890 या पर्सनल लॉ से गवर्न हो रहा है, तो उन बच्चों पे भी ये अप्लीकेबल होगा और उस केस में भी उस फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को ये छुट्टियां मिल जाएगी। तो सिमिलर है, वही सेम नोट जो है यहाँ पे फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी अप्लाई करके, जो कि ऊपर रूल में था। अगला जो रूल है वो रूल 43C है, चाइल्ड केयर लीव। तो चाइल्ड केयर लीव बेसिकली उन बच्चों के लिए, जैसे कि किसी के 2 बच्चे हैं, तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए या उसकी देखभाल के लिए ये बेसिकली दिया था। तो ये आम भाषा में इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बाकी प्रोविजन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस रूल, तो इस रूल के अंदर जो भी प्रोविजन दिए गए हैं उसके ध्यान में रखते हुए, ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ए सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को भी दिया जाता है चाइल्ड केयर लीव, और अगर सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट तो उसको भी ग्रांट किया जा सकता है। तो ये सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट वाला जो रूल है, यानी इसके अंदर जो अमेंडमेंट है, ये 2019 में हुआ था, और उससे पहले सिर्फ फीमेल को दिया जाता था चाइल्ड केयर लीव। तो 2019 के अंदर जो भी सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए भी इस रूल को अप्लीकेबल कर दिया गया, जबकि बहुत रिप्रेजेंटेशन गए थे ड्यूपीटी को उसके बाद, आफ्टर कंसिडरेशन। ठीक है, गवर्नमेंट ने इस तरीके से इसको सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी अप्लाई कर दिया है। तो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया सकता है और सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट। अब सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट कौन है, इसको जो है एक्सप्लेन नीचे किया गया है, हु इज अ सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट। तो नीचे एक्सप्लेन किया गया है, ये एक्सप्लेनेशन टू सब रूल 4 है, इसी के सब रूल 4 में है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि यहीं पे इसका जिक्र हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अनमैरिड भी आ जाते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अभी शादी नहीं हुई है लेकिन उसने अडॉप्ट किया है तो उनके ऊपर भी अप्लीकेबल होगा ये CCL। अगर विडोअर है, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट जो मेल गवर्नमेंट सर्वेंट था उसकी शादी हुई लेकिन किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली उसकी वाइफ की डेथ होगी, या डाइवोर्सी है, तो डाइवोर्स हो गया लेकिन बच्चा जो है उसकी कस्टडी उस मेल गवर्नमेंट सर्वेंट के पास है, तभी वो सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में डेफिनेशन में आएगा। तो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट तो इसमें आपको पता ही कि जो भी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो यहाँ पे कह रहे हैं फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी ग्रांटेड चाइल्ड केयर लीव बाय अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव
तो जो भी अथॉरिटी है आपकी पता ही है, आपके शेड्यूल 1 में दिया हुआ है, फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 730 डेज, यानी 2 साल, 365 डेज, 365 डेज दोनों को मिला के 730 डेज का ये 2 साल का टोटल पीरियड बताया गया है ड्यूरिंग एंटायर सर्विस। तो ये पूरे सर्विस के दौरान ये दिया जाता है। फॉर टेकिंग केयर ऑफ 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन, तो 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन इसलिए कह रहे हैं कि अगर किसी का 3 बच्चे हैं तो उसके भी 2 सबसे जो बड़े सर्वाइविंग चिल्ड्रन होंगे उसी के लिए मिलेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ 2 बच्चों के केयर के लिए ज़्यादातर फैसिलिटीज़ देती है। वेदर फॉर रियरिंग, तो उनको बड़ा करने के लिए, फॉर लुकिंग आफ्टर, उनकी देखभाल के लिए, एनी ऑफ देयर नीड्स, उनकी कोई भी ज़रूरतें हो, जैसे एजुकेशन हो, बीमार पड़ गए या इस तरीके की कोई भी ज़रूरत पड़ रही है तो उसके लिए ये चाइल्ड केयर लीव दी जाती है। तो पर्पस इसका बता दिया कि पर्पस क्या है, कितने टाइम के लिए मिलती है वो बता दिएगा, किसको मिलता है वो भी इस सब रूल के अंदर बता दिया गया। फॉर द पर्पज ऑफ सब रूल 1, तो इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे जो चाइल्ड की बात हो रही है उसको बता रहे हैं कि उसका क्या मतलब होगा। तो इस चाइल्ड के अंदर जो चाइल्ड होना चाहिए वो 18 साल से छोटा होना चाहिए एज के अंदर, यानी बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, और या ऐसा बच्चा यानी जो मेल हो या फीमेल हो जिसकी मिनिमम डिसेबिलिटी जो है 40% है। तो अगर कोई बच्चा जो है 18 साल से छोटा है या नहीं है उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर बड़ा भी है, अगर उसकी मिनिमम डिसेबिलिटी 40% है तो उस केस में भी जो है विदाउट एज रेस्ट्रिक्शन उसको ये जो है CCL उस गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जा सकती है, जिसके अंदर वो फीमेल भी हो सकती है या सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकता है। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन इसके अंदर दे रखा है, इसके अंदर बता रहा है कि 40% तो मिनिमम होना चाहिए। मैं इसको भी दिखा देता हूँ क्योंकि देख के याद आता है। तो ये गाइडलाइन है बेसिकली, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का नोटिफिकेशन, ये 1 जून 2001 का नोटिफिकेशन है, और इसके अंदर गाइडलाइन फॉर इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस डिसेबिलिटी एंड प्रोसीजर फॉर, इसके अंदर बता रखा है कि किस किस तरह से माना जाएगा, और ये गाइडलाइंस बता रखे हैं किस किस डिसेबिलिटी के लिए है, विजुअल इम्पेयरमेंट हो, लोकोमोटर ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी हो, चाहे स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी हो, मेंटल रिटार्डेशन हो, मल्टीपल डिसेबिलिटी हो, कुछ भी हो इसमें से। और इसमें से ये जो पोर्शन वहाँ पे लिया गया है जिसको कोट किया गया है, द मिनिमम डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी शुड बी 40% इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर एनी कंसेशन और बेनिफिट्स। तो यहाँ से इसको कोट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी बच्चा कौन होगा, तो या तो वो बच्चा 18 साल से छोटा होना चाहिए, या अगर डिसेबिलिटी है 40% की मिनिमम तो उस केस में कोई एज क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं बताया गया है। द ग्रांट ऑफ CCL टू फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ए सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सब रूल शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। तो जो CCL मिलेगा यहाँ पे दिया जाएगा 2 साल का 730 डेज का, वो क्या है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, फॉलोइंग कंडीशन, इनको फॉलो करना जरूरी है, ये यहाँ पे बताया गया है। इट शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर। तो एक कैलेंडर ईयर के अंदर 3 ओकेजन पे 3 स्पेल्स के अंदर ही लिया जा सकता है। 3 स्पेल्स का मतलब कि मान लो किसी ने एक बार लिया, 5 दिन का लिया, फिर दूसरी बार लिया, 1 महीने का लिया, तीसरी बार लिया, तो इन 3 के अलावा नहीं हो सकता। लेकिन फिर बाद में क्या है, क्योंकि बहुत सारे प्रेजेंटेशन हुए तो उसके अंदर बोला कि एज ए वेलफेयर मेजर, क्योंकि ये सारे जो रूल्स बने हुए हैं आपके CCL है या मैटरनिटी लीव है, ये वेलफेयर मेजर्स के तहत आते हैं, यानी भलाई के लिए दोनों जो यहाँ पे हमारी कह सकते हैं सिटीज़न है, इंडियन सिटीज़न है, उसकी भलाई के लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट की भलाई के लिए, तो वेलफेयर मेजर के तौर पर उसको लेते हुए इसको और रिलैक्स कर दिया कि बोला इसके अंदर कि भाई 3 बार तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन 3 के अलावा 3 और स्पेल्स में लिया जा सकता है अगर क्या हो, इन केस देयर चाइल्ड इज एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल एज इन पेशेंट। तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का चाइल्ड एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल के अंदर तो ये 3 स्पेल तो लिखे हुए हैं, इसके अलावा 3 और स्पेल तक लिया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा है एज ए वेलफेयर मेजर इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड दैट द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटीज इन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। तो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में उनके ऊपर छोड़ दिया कि आपके ऊपर डिस्क्रिप्शन है, आपको रिलैक्स करने की पावर दे दी गई। are bestowed with the power to relax up to a maximum of 3 spells beyond the existing 3 spells of child care leave in a calendar year। तो अभी का जो एग्जिस्टिंग 3 साल का ये बोल रहा है उसके अलावा 3 स्पेल का और मैक्सिमम यानी वो रिलैक्स कर सकते हैं, यानी 3 स्पेल पे और ले सकते हैं, टोटल 6 हो गए। अगर लेकिन वो तो बियॉन्ड 3 स्पेल्स है उसके लिए कंडीशन है, लेकिन कि भाई अगर बच्चा जो है ऐसा बच्चा जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया, चाइल्ड इसको डिफाइन किया गया है, वो इन पेशेंट रहा यानी हॉस्पिटलाइज रहा, हॉस्पिटल में एडमिटेड रहा,
तो उस केस में 3 और स्पेल में दिया जा सकता है। इन केस ऑफ सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर कोई सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, तो सिंगल का मतलब वही डाइवोर्सी हो सकता है या विडो हो सकती है, तो उस केस में बोल रहे हैं द ग्रांट ऑफ लीव इन 3 स्पेल इन ए कैलेंडर ईयर शैल बी एक्सटेंडेड अप टू 6 स्पेल। तो उस केस में जो 3 जनरल स्पेल बताया गया है वो 6 स्पेल कर दिया जाएगा सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में। तो यानी इन जनरल तो 3 ही है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन के अंदर ये 3 को +3 और कर दिया गया ताकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ रही है उसको हैंडल किया सके या उस केस में उनको प्रॉब्लम ना हो। इट शैल नाउ not ordinarily be granted during the probation period except in case of certain extreme situation। तो इसमें लेकिन एक चीज़ और भी बोली गई कि ये प्रोबेशन में CCL नहीं दी जाएगी एक्सेप्ट अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन को छोड़कर प्रोबेशन में इसको प्रोहिबिटेड कर रखा है कि शैल नॉट ऑर्डिनरली बी ग्रांटेड। ऑर्डिनरली तो इसको प्रोबेशन पीरियड में नहीं दिया जाएगा CCL को, लेकिन अगर एक्सट्रीम कोई सिचुएशन है तो वहाँ पे दिया जा सकता है। वेयर द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड, तो जो सैंक्शन कर रही है वो अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि बच्चे की ज़रूरत ऐसी है, नीड ऑफ द चाइल्ड केयर लीव टू द प्रोबेशनर। अगर वो जो चाइल्ड केयर की नीड ऐसी है कि प्रोबेशनर की या उस बच्चे की रिक्वायरमेंट ऐसी है जिसके अंदर इसको दिया जाना चाहिए, तो वहाँ पे दिया जा सकता है प्रोवाइडेड दैट द पीरियड फॉर विच सच लीव इज सैंक्शन इज मिनिमल। तो वहाँ पे भी कोशिश करनी है कि कम से कम CCL प्रोबेशन के दौरान दी जाए, अगर एक्सट्रीम सिचुएशन है तब भी। चाइल्ड केयर लीव मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर ए पीरियड लेस देन 5 days एट ए टाइम। तो ये जो स्पेल होता है यानी 3 स्पेल है, 3 स्पेल में जो मिनिमम स्पेल हो सकता है वो 5 दिन का हो सकता है, यानी आप 5 दिन से कम की CCL एक बार में नहीं ले सकते, कम से कम 5 दिन की CCL तो आपको लेनी ही पड़ेगी। ज़्यादा कितना भी हो सकता है लेकिन मिनिमम जो है वो 5 दिन का है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ए सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी पेड। तो अब कोई CCL लेगा तो उसके लीव सैलरी की बात भी होगी कि कितनी लीव सैलरी मिलेगी। तो लीव सैलरी कितनी मिलेगी, पहले साल के अंदर 100% मिलेगी, तो यानी छुट्टी पे जाने से पहले साल के अंदर जितना वो पे ड्रॉ कर रहे थे उसका 100% मिलेगा, और अगले साल तो नेक्स्ट सेकेंड ईयर में उसको 80% ऑफ द सैलरी मिलेगा नेक्स्ट ईयर में। तो ये प्रोविज़न है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली पहले साल में तो पूरी उसको लीव सैलरी मिल रही है, लेकिन अगले साल उसका 80% ही मिलेगा, 20% की डिडक्शन हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट मीन, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो मैंने बोला था कि 4th के एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट कौन होगा। CCL में भी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर काइंड। तो CCL को दूसरी तरह की लीव जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यू है उसके अंदर इसको कंबाइन किया जा सकता है। Notwithstanding the requirement of production of medical certificate contained in Rule 31 and 31 का 1, तो जो कॉम्यूटेड लीव मेडिकल सर्टिफिकेट पे ली जाती है और लीव नॉट ड्यू मेडिकल सर्टिफिकेट ली जाती है, उसके अंदर मेडिकल रिक्वायरमेंट के होने के बावजूद क्या कहा जा रहा है कि लीव ऑफ द काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल। तो वही पहले जो प्रोविजन हमने बात की थी उसी को यहाँ पे दोबारा से रिपीट किया गया, वही सब बातें कि जो CCL है उसके अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट को रिलैक्स किया गया यहाँ पे, और बोला गया है कि कंटिन्यूएशन में जो है अप टू मैक्सिमम 1 ईयर और भी इसको लिया जा सकता है, जो भी लीव उस गवर्नमेंट सर्वेंट के, फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के अकाउंट में ड्यू होगा या सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट के अकाउंट में ड्यू होगा। तो नॉट स्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत यानी यहाँ पे खत्म कर दी है। नॉट स्टैंडिंग मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट कम्यूटेड लीव के लिए और लीव नॉट ड्यू के लिए होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई भी लीव जो है वो ड्यू है और एडमिसिबल है तो उसके अंदर कम्यूटेड लीव 60 दिन के लिए, कम्यूटेड लीव और लीव नॉट ड्यू को 60 दिन के लिए अलाउ करते हुए मैक्सिमम 1 साल तक के लिए ये जो है इन एडिशन टू जो बाकी वो लीव CCL का लेगा उसके एडिशन में ये 1 साल तक के लिए और मिल सकता है। तो ये लिखा हुआ है बी ग्रांटेड इन कंटिन्यूएशन ऑफ CCL ग्रांटेड इन सब रूल 1। तो सब रूल 1 के अंदर अगर किसी ने CCL ली, मान लो 2 साल की पूरी ले ली, तो यहाँ पे 2 साल की लेने के बावजूद उसके बाद वो क्या ले सकता है, 1 साल का और एडिशन में ले सकता है, जिसके अंदर 1 साल के अंदर लेकिन वो 60 दिन का जो कम्यूटेड और लीव नॉट ड्यू है दोनों को कंबाइन करके 60 दिन का उसी पीरियड के अंदर दौरान में आएगा।
उसके अलावा 60 दिन का नहीं मिलेगा, उसी के 1 साल के अंदर ही उसको एग्जॉस्ट करना होगा। CCL शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट। जो CCL है वो लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होता, ये एडिशन में मिलता है, यानी जो आपका EL HPL है वो तो उसके अलावा ये दिया जाता है। इन केस ऑफ सरोगेसी, अगर सरोगेसी होगी तो उस केस में कमीशनिंग मदर को भी ये चाइल्ड केयर लीव ग्रांट की जा सकती है। तो सरोगेसी कमीशनिंग मदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट जो आता है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट काम पे जाता है, काम पे जाने की वजह से अगर वो बीमार पड़ जाता है या उसको कोई इंजरी हो जाती है, तो उस केस में क्या लीव मिलेगी, कितनी कितनी मिलेगी, उसके बारे में यहाँ पे रूल 44 में बताया गया है। द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव, तो ऐसी अथॉरिटी जो लीव ग्रांट कर सकती है वो क्या कर सकती है, मे ग्रांट, वो करेंगे। वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, जिसको शॉर्ट में रिल बोलेंगे हम, तो वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव उसको दी जा सकती है, इसका नाम यही है। रिल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्परेरी हो। अब परमानेंट हो टेम्परेरी हो दोनों को क्यों दी जा रही है, क्योंकि भाई वो काम करने आया था, ड्यूटी पे है, ड्यूटी पे उसको चोट लगी है, उसकी वजह से ड्यूटी में की वजह से वो बीमार पड़ गया। हु सफ़र इलनेस, जिसको ये इलनेस और इंजरी जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है, दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रेवेटेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज हर ऑफिशियल ड्यूटीज़। तो ये जो इलनेस हुई है या इंजरी हुई है वो उसकी ऑफिशियल ड्यूटी की वजह से होना चाहिए, यानी रीज़न अराइज जो हो उसकी ऑफिशियल ड्यूटी से अराइज होनी चाहिए इंजरी या इलनेस जो है। ऐसा नहीं कि किसी और वजह से भी बीमार होकर, घर से बीमार होकर आ गया ऑफिस के अंदर तो उसे छुट्टी मिल जाएगी। और इन कंसिक्वेंस ऑफ हिज हर ऑफिशियल पोजीशन, या उसकी जो भी ऑफिशियल पोजीशन है उसकी वजह से ऐसा हुआ हो। ठीक है, इन कॉन्सिक्वेंसी का मतलब क्या हुआ और एट्रीब्यूटल का मतलब क्या हुआ, कि दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है। एक कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी ड्यूटी मान लो पहाड़ों पर है, तो पहाड़ों पर ठंड होगी और बाकी और कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन हो सकती है, तो उस केस में उस ठंड की वजह से अगर वो बीमार पड़ गया तो वहाँ पे तो वो एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड हो गया वो। लेकिन इन कंसिक्वेंसेस की बात करें, अब वो पहाड़ों में रहने की वजह से ठंड से बीमार नहीं पड़ा या एक्सट्रीम वेदर से बीमार नहीं पड़ा, लेकिन उसका अकेले रहने की वजह से मेंटल सिचुएशन ऐसी होगी कि वो उसको कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गए, तो वो इनकॉन्सिक्वेंसी हुआ। इनकॉन्सिक्वेंस में कि डायरेक्ट उसकी ड्यूटी से नहीं हुआ, लेकिन वो कॉन्सिक्वेंसी उसकी ऑफिशियल पोजीशन की वजह से ही हुआ। तो दोनों में ये डिफरेंस यहाँ पे समझ में आता है, जो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाने की कोशिश की। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन रूल 19 का 1, तो 19 का 1 वही है कि मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और मेडिकल सर्टिफिकेट किससे किससे लिया जा सकता है वो रूल 19 के 1 में बताया गया है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट देने पर देकर, यानी इस तरह की रिल जो है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव ली जा सकती है या ग्रांट की जा सकती है ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस नेमली। तो उसमें कंडीशन क्या क्या है, फुल पे एंड अलाउंसेस शैल बी ग्रांटेड टू ऑल एम्प्लॉय ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ रिल। तो अगर वर्क रिलेटेड इलनेस और इंजरी की वजह से अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो गया तो उस पूरे पीरियड के अंदर, उस पूरे हॉस्पिटलाइजेशन के पीरियड के अंदर उसको फुल पे और अलाउंसेस मिलेंगे। पहले तो ये बता दिया। बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन, अब हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जब वो घर आएगा तो उस टाइम पे उसको क्या क्या मिलेगा, तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन ए मिलिट्री ऑफिसर। तो ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट जो मिलिट्री ऑफिसर नहीं है उनके लिए क्या मिलेगा, फुल पे एंड अलाउंसेस फॉर 6 मंथ। तो हॉस्पिटलाइजेशन जितना भी होगा उसके अंदर तो पूरी सैलरी और अलाउंसेस मिलेगी। बाकी वो घर आ गया और उस पीरियड में अगर नहीं हो जा पा रहा तो उस केस में 6 महीने के लिए फुल पे और अलाउंसेस फिर उसको मिलेगा इमीडिएटली फॉलोइंग द हॉस्पिटलाइजेशन। तो हॉस्पिटलाइजेशन के तुरंत बाद 6 महीने तक उसको फिर भी फुल पे और अलाउंसेस मिलेगी। हाफ पे लीव फॉर 12 मंथ्स बियॉन्ड द सेड पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, हॉस्पिटल से आ गया, 6 महीने तक उसको पूरी पे मिली, उसके अगले 12 महीने तक उसको हाफ पे मिलेगी अगर तभी वो ऑफिस या अपनी ड्यूटी को रिज्यूम नहीं कर पा रहा है तो। ठीक है, तो यानी हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड 6 महीने का पीरियड और फिर 12 महीने का पीरियड, जहाँ पे 12 महीने के पीरियड उसको हाफ पे मिल रही है, इस पूरे पीरियड के लिए उसको रिलैक्स कर दिया गया। देखिए यहाँ पे अदर देन मिलिट्री ऑफिसर लिखा हुआ है। अदर देन मिलिट्री ऑफिसर का मतलब ऐसे ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर कौन होते हैं, ऐसे ऑफिसर जो आर्मी के हो, नेवी के हो या एयरफोर्स हो, ये उनके अलावा की बात कर रहा है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट की बात यहाँ पे जो है, उनके लिए अलग प्रोविजन है
उनकी छुट्टियां अलग तरह से गवर्न होती है, तो इसलिए उसका जिक्र यहाँ पे नहीं है। और हमने बाकी ऊपर रूल में भी देखा कि जितने भी रूल बनाए गए उसके अंदर बेसिकली ये लिखा है अदर देन मिलिट्री ऑफिसर्स। चलिए ठीक है, उसके आगे बात कर लेते हैं। द हाफ पे पीरियड में बी कम्यूटेड टू फुल पे विद कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज ऑफ HPL डेबिटेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज लीव अकाउंट। और यहाँ पे जो हाफ पे है इसको कम्यूट किया जा सकता है। इसका मतलब अगर उसके अकाउंट के अंदर लीव है, ये जैसे 12 महीने की लीव उसको हाफ पे में मिल रही है, तो अगर उसका 24 महीने की हाफ पे है तो उसको कम्यूट करके पूरा ये 12 महीने का जो है हाफ पे उसको फुल कम्यूटेड पीरियड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हाफ पे कम्यूट हो सकता है, ये भी बताया गया। तो उस केस में अगर कम्यूट हो जाएगा तो उसको पूरी सैलरी मिलती रहेगी फिर उस 12 महीने के अंदर। फॉर ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF, तो ये जो CAPF क्या होता है इसका भी एक मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आता रहे। तो CAPF के अंदर ये लोग कवर होते हैं। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो है ये एक तो यूनियन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और इसके अंदर कौन कौन से सिक्योरिटी फोर्सेस कवर होते हैं, इसके अंदर एक तो असम राइफल आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF आता है, CISF, CRPF, ITBP, NSG और SSB। तो ये जो है अलग है, और जो मिलिट्री ऑफिसर होते हैं वो अलग होते हैं। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस है, तो इस कंफ्यूज नहीं होना। जो मिलिट्री ऑफिसर तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर होते हैं। जो भी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के फोर्सेस हैं वो अलग हैं। वो इसके अंदर आसाम राइफल, बॉर्डर, BSF, CISF, CRPF, ITBF, NSG और SSB इंक्लूड होते हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो इनके केस में क्या होगा, ऐसे ऑफिसर जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के हैं उनके क्या फुल पे एंड अलाउंसेस फॉर 6 मंथ, जैसे कि ऊपर था वही सेम है। फुल पे ओनली फॉर नेक्स्ट 24 मंथ्स, लेकिन यहाँ पे हाफ पे था बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। इनके लिए क्या है, फुल पे है, लेकिन ये अगले 24 महीने के लिए है। इनका सिर्फ जो है हाफ पे था और 12 महीने के लिए था, लेकिन अगर वो CAPF के ऑफिसर हैं तो उस केस में फुल पे मिलेगा, फुल पे ओनली फॉर नेक्स्ट 24 मंथ्स, तो अगले 24 महीने के लिए उनको फुल पे मिलेगा। फॉर पर्सनल बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर ऑफ CAPF, तो यहाँ पे ये ऑफिसर की बात हो रही थी। ऑफिसर से जो नीचे रैंक वाले हैं उनको फुल पे और अलाउंसेस मिलता जाएगा विदाउट नो लिमिट रिगार्डिंग द पीरियड। तो जब तक वो रिकवर होके अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर लेते उनको फुल पे और अलाउंसेस मिलता रहेगा, अगर वो ऑफिसर नहीं है और लोअर रैंक के पर्सनल हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनको बताया गया है। अब इसके अलावा वो कह रहे कि अगर किसी इनमें से ऊपर जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको कोई वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत कोई कंपनसेशन मिल रहा है या कोई अमाउंट मिल रहा है, तो वो अमाउंट क्या करना पड़ेगा, जो भी सैलरी उनको मिल रही है उसको उसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो एडिशनल बेनिफिट वो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने ऊपर भी बात की कि एडिशनल बेनिफिट जो भी मिल रहा है उस लीव सैलरी में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो इन केस ऑफ पर्सन टू हुम वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923 अप्लाइज, द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी पेएबल अंडर रिल शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेड अंडर द एक्ट। तो इस एक्ट के तहत जो भी कंपनसेशन पे किया जाएगा उसकी लीव सैलरी में से डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी लीव सैलरी के अलावा और कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नो EL और HPL शैल बी क्रेडिटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयज इज ऑन रिल। तो जब कोई ये जैसे ऊपर बात हुई कि हॉस्पिटलाइज है और या घर पे है या जो भी पीरियड है जिसके अंदर वो ड्यूटी पे रिज्यूम नहीं किया है, तो उस पीरियड के दौरान उसे ना तो EL मिलेगी उसके अकाउंट में, ना HPL क्रेडिट होगी। ये भी क्लियर कर दिया इन्होंने। अब है रूल 47 सीमेंस सिक लीव। तो सीमेन सिक का मतलब क्या हुआ, सीमेन का मतलब कि जिनको समुद्र में रहना पड़ रहा है, तो उनके बारे में ये लीव के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। एक गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग एज ऑफिसर, वारंट ऑफिसर और पेटी ऑफिसर ऑन गवर्नमेंट वेसल में। तो गवर्नमेंट वेसल में यानी गवर्नमेंट का कोई बोट है, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका बोट है या शिप है, उसके अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट को डिप्यूट किया गया या उस पर वो पोस्टिंग है उसकी या उसकी ड्यूटी है वहाँ पे। तो उसके अंदर कोई ऑफिसर हो, कोई वारंट ऑफिसर हो या कोई पेटी ऑफिसर हो, ये अलग अलग डेजिग्नेशंस है जो गवर्नमेंट वेसल में ऑफिसर हो सकते हैं। वाइल अंडर गोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सिकनेस और इंजरी, तो अगर इनमें से कोई गवर्नमेंट जो भी ऑफिसर हैं ये इनमें से कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है सिकनेस की वजह से या इंजरी की वजह से,
आइदर ऑन हिज वेसल, तो अपने शिप के ऊपर ही, वेसल के ऊपर ही, या हॉस्पिटल में करवा रहा है, दोनों ही केस में क्या है, मे बी ग्रांटेड लीव बाय एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव, तो जो भी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है वो लीव दे सकती है, सीक्वेंस सिक लीव ऑन लीव सैलरी इक्वल टू फुल पे, और इसमें क्या लीव सैलरी मिलेगी, फुल पे मिलेगा फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 वीक, और इसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 हफ्ते की छुट्टी देने का प्रोविजन है, ग्रांट करने का प्रोविजन है। प्रोवाइडेड दैट सच लीव शैल नॉट बी ग्रांटेड इफ गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर सर्टिफाइज दैट गवर्नमेंट सर्वेंट इज malingering or that his ill health is due to drunkenness or similar self-indulgence or his own action in willfully causing or aggravating disease or injury। तो लेकिन ये जो छुट्टी है इसको ग्रांट कब नहीं की जाएगी, अगर जो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर है वो सर्टिफाई कर देता है कि भाई ये जो इलनेस है या इसकी सिकनेस है ये गवर्नमेंट सर्वेंट की खुद की वजह से है, यानी या तो वो बहाने मार रहा है, मेलिंगरी का मतलब कि प्रिटेंड कर रहा है कि वो बीमार है और ड्यूटी से बचना चाहता है, क्योंकि ये इसलिए हो सकता है क्योंकि जो वेसल्स है, गवर्नमेंट वेसल्स है या शिप है, इन पे जो है रहते रहते सिकनेस हो जाती है और कोई हो सकता है कि अपने घर वापस जाना चाहे और इसकी जो ड्यूटी होती है बहुत टफ होती है। तो इस वजह से अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट प्रिटेंड कर रहा है कि वो बीमार है और उसकी जो यह इल हेल्थ है वो उसकी वजह से, उसके शराब पीने की वजह से हो या ड्रंकनेस की वजह से या किसी और तरह के सेल्फ इंडल्जेंस है, यानी उसकी खुद की किसी प्रॉब्लम की वजह से या खुद के किसी ऐसे एक्टिविटी की वजह से है, तो उस केस में लेकिन ये ग्रांट नहीं की जाएगी सीमैन सिक लीव। ए सीमैन डिसेबल्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज ड्यूटी मे बी अलाउड लीव ऑन लीव सैलरी इक्वल टू फुल पे। अगर कोई सीमैन है, इस तरह का जिस ऑफिसर की बात हुई है, अगर वो अपनी ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहा है और उसके दौरान जो है डिसेबल हो जाता है, तो उस केस में क्या है, लीव सैलरी इक्वल टू फुल पे उसको दी जाएगी और उसको मिनिमम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, ठीक है। मे बी अलाउड लीव ऑन लीव सैलरी इक्वल टू फुल पे फॉर ए मिनिमम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, तो उसको मिनिमम पीरियड के लिए भेजा जाएगा लेकिन 3 महीने से ज़्यादा का पीरियड नहीं होना चाहिए। मिनिमम मतलब कि कम से कम जितनी छुट्टी उसको दी जा सकती है उतनी छुट्टी देनी है, लेकिन वो जो छुट्टी दे रहे हैं वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड नेमली, लेकिन कंडीशंस क्या क्या है वो नीचे बताई गई है। तो अगर कोई सीमैन है, अगर वो डिसेबल हो जाता है, जब वो ड्यूटी कर रहा है तब डिसेबल हो जाता है, तो उसको मैक्सिमम 3 महीने तक की छुट्टी दी जा सकती है फुल पे लीव सैलरी देकर। ये पूरी कंडीशन इसमें बताई है। कंडीशन क्या है, एक गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर मस्ट सर्टिफाई द डिसेबिलिटी। ये जो डिसेबल हुआ है वो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि भाई डिसेबिलिटी जो है वो क्या है, और गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर ये सर्टिफाई करेगा डिसेबिलिटी को। द डिसेबिलिटी मस्ट नॉट बी ड्यू टू सीमेंस ओन केयरलेसनेस, वो उसकी खुद की लापरवाही की वजह से वो डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट की केयरलेसनेस की वजह से या इन एक्सपीरियंस की वजह से वो डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। द वैकेंसी कॉज्ड बाय हिज दिस एब्सेंस मस्ट नॉट बी फिल्ड। दूसरी, उसकी जो पोस्ट है, अगर वो छुट्टी पे चला जाता है डिसेबल होकर, उसकी पोस्ट जो है वो वेकेंट है तो वो तो ठीक है, लेकिन वो फील्ड नहीं होनी चाहिए किसी और दूसरे सीमेन से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको ध्यान में रख के ही उसको छुट्टी दी जा सकती है फुल पे वाली। इन केस ऑफ पर्सन टू हुम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 अप्लाइज, तो जिसके ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 अप्लाई होता है तो उसके अंदर वही बात बोली गई है कि कंपनसेशन का जो भी अमाउंट होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको कम कर दिया जाएगा। द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी पेएबल अंडर दिस रूल शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। तो कंपनसेशन जो भी है उसको कम कर दिया जाएगा। फिर क्या कहते हैं, अगर एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ये लगता है तो उसके अंदर जो भी बेनिफिट होगा उस एक्ट का उसको भी कम कर दिया जाएगा लीव सैलरी में से। तो ये वही बातें जो जनरली हमने ऊपर भी डिस्कस कर ली हैं, तो इसके अंदर कुछ नया नहीं है, वही बातें हैं। रूल 48 कहता है स्पेशल लीव कनेक्टेड टू इंक्वायरी ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो ये हम बात कर चुके हैं, ये कंडक्ट रूल में हमने, अगर रूल 3C आपने पढ़ा हो वहाँ पे तो उसके अंदर हमने डिटेल में चर्चा भी की हुई है वहाँ पे, और वहाँ पे उसी से कनेक्टेड है ये कि अगर किसी का सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेंट आए किसी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट का, और जो वहाँ पे इंटरनल कमेटी है जो इसकी इंक्वायरी करती है कंप्लेंट की, अगर वो इंक्वायरी कर रही है, ये लोकल कमेटी है, ये स्टेट के अंदर होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, तो ये कमेटी है, अगर वो इंक्वायरी कर रही है
और वो रिकमेंड करती है कि भाई 90 दिन की छुट्टी दी जानी चाहिए। 90 दिन का मतलब कि 90 दिन से कम भी हो सकता है, अप टू 90 डेज होता है। लीव अप टू ए पीरियड ऑफ 90 डेज मे बी ग्रांटेड टू एन एग्रीव्ड फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जा सकता है 90 दिन तक का, मतलब कि 90 दिन से कम भी हो सकता है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, तो रिकमेंडेशन किसकी चाहिए? इंटरनल कमेटी जो सेक्सुअल हरेसमेंट को इन्वेस्टिगेट करती है, या स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट पे होता है ये लेवल का लोकल कमेटी, तो ये अगर रिकमेंड करती है तब ये इस तरह की छुट्टी दी जा सकती है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, जब इंक्वायरी पेंडिंग है तब उस केस में। अंडर द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 and the leave granted to the aggrieved female government servant under rule shall not be debited against the leave account। और इस तरह की लीव जो है उसके रेगुलर लीव अकाउंट से नहीं डिडक्ट होती है, यह एडिशन में होती है। और जो लीव सैलरी मिलेगी इसमें कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन लीव सैलरी भी वही मिलती रहेगी जो वो छुट्टी पे जाने से पहले ले रही थी। ठीक है, तो ये है आपका रूल 48। तो इस चैप्टर का जो लास्ट रूल है वो रूल 49 है, डिपार्टमेंटल लीव। डिपार्टमेंट लीव मैंने पहले भी एक बारी ब्रीफली लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। डिपार्टमेंट लीव बेसिकली ऐसे डिपार्टमेंट में दी जाती है जहाँ पे काम जो है गवर्नमेंट सर्वेंट का एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, उसके बाद रिसर्च पीरियड हो सकता है या लीन पीरियड हो सकता है या सीजनल काम है। तो इस तरह के डिपार्टमेंट में इस तरह से जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उनको छुट्टी पे भेज दिया जाता है, तो वो डिपार्टमेंटल लीव है यहाँ पे। तो डिपार्टमेंटल लीव में भी ग्रांटेड टू, किसको ग्रांट की जा सकती है? क्लास 3 गवर्नमेंट सर्वेंट और क्लास 4 गवर्नमेंट सर्वेंट को। ठीक है, इन सर्वे ऑफ इंडिया अब किस किस जगह पे की जा सकती है, किस ऑर्गेनाइजेशन में की जा सकती है, उसके बारे में बता रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही क्यों लिखा हुआ है? इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका नेचर ऑफ वर्क ऐसा ही है। सर्वे हमेशा तो होता नहीं है, तो जिस पीरियड में सर्वे होगा उसमें इसको रिक्वायरमेंट होगी। तो सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर अटैच टू सर्वे पार्टीज और ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट क्लास 3 और 4 के जो सर्वे पार्टी से अटैच्ड है विद फील्ड एंड रिसर्च ड्यूटी, और उनका क्या फील्ड जॉब है और रिसर्च ड्यूटी से मतलब कि बीच बीच में ड्यूटी आती रहती है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली उसकी उनकी रिक्वायरमेंट है। मेंबर्स ऑफ सीजनल स्टाफ इन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, और ऐसे मेंबर्स जो सीजनल स्टाफ के मेंबर हैं, ठीक है, पोस्ट में और टेलीग्राफ में जहाँ पे सीजनल स्टाफ के मेंबर हैं वो, तो उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। हुज ड्यूटी आर नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि उनकी ड्यूटी कंटिन्यूस नहीं है, एंड बट आर लिमिटेड टू सर्टेन फिक्स पीरियड इन ईच ईयर, और उनकी ड्यूटी सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि 2 महीने 3 महीने की रिक्वायरमेंट होती है, तो बाकी टाइम क्या करेंगे, तो उनको डिपार्टमेंटल लीव दे दी जाती है। तो डिपार्टमेंट लीव देने से उनका क्या फ़ायदा और नुकसान है उसके बारे में बताया, क्योंकि लीव सैलरी यहाँ पे कम मिलती है, वो है 25%। ठीक है, यहाँ नीचे बता रखा है 25% उनको लीव सैलरी मिलती है। तो हम कहाँ पे थे? इन एडिशन टू द लीव ड्यू एंड एडमिसिबल, डिपार्टमेंट लीव में बी ग्रांटेड ओनली टू गवर्नमेंट सर्वेंट हुज सर्विसेज आर टेम्परली नॉट रिक्वायर्ड। तो डिपार्टमेंटल लीव जो उन्हीं को दी जा रही है जिनकी ड्यूटी टेम्परली रिक्वायर्ड नहीं है। अब रिक्वायर्ड होगी तो फिर उनसे ड्यूटी ली जाएगी, ये इन्होंने क्लियर किया है। और ये इन एडिशन टू लीव ड्यू एंड एडमिसिबल, तो बाकी जो लीव है वो उनको जो अकाउंट में आ रही है रेगुलर लीव है, उसके अलावा ये डिपार्टमेंटल लीव दी जाती है, और ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाती है जिसकी टेम्पररी ड्यूटी रिक्वायरमेंट नहीं है। डिपार्टमेंटल लीव विद लीव सैलरी में बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द रिसेस बाय द, अब ये दे कौन सकता है? अब यहाँ पे तो बात कर दी कि किसके एप्लीकेबल होता है और किन कंडीशन में एप्लीकेबल होता है। अब ये बात कर रहे हैं कि कौन कौन दे सकता है। तो ये ये डिपार्टमेंट लीव कौन दे सकता है? हेड ऑफ द पार्टी, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो किससे अटैच्ड है? ये सर्वे पार्टी के साथ अटैच्ड है। तो उस केस में हेड ऑफ द जो पार्टी होगा, इस सर्वे पार्टी का हेड होगा, वो दे सकता है। ऑफिस टू विच द गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंग इन द सर्वे ऑफ इंडिया, और अगर सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर है वो, तो वहाँ पे जिस ऑफिस के साथ अटैच्ड है वो उस ऑफिस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दे सकती है। एन अथॉरिटी नॉट लोअर दैन द डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, और पोस्ट एंड टेलीग्राफ के डिपार्टमेंट के केस में जो डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज है वो इसको ग्रांट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट द अथॉरिटी ग्रांटिंग द लीव कंसिडर इन केस ऑफ क्लास 4 गवर्नमेंट सर्वेंट दैट इट इज डिजायरेबल टू री एम्प्लॉय द गवर्नमेंट सर्वेंट इन द इंशुइंग सीजन। तो जब ये इस तरीके से
क्लास 4 गवर्नमेंट सर्वेंट को ये छुट्टी दी जाएगी, डिपार्टमेंट लीव दी जाएगी, तो उस केस में ग्रांटिंग अथॉरिटी को ये भी ध्यान में रखना है, ये कंसीडर करना है कि क्या जो वो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको आगे अगले सीजन में, इंशुइंग सीजन मतलब अगले जो आने वाला सीजन है उसके अंदर भी री एम्प्लॉय करने की ज़रूरत है या डिज़ायरेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में भी कंसीडर करना है। तो कंसीडर करना है मतलब ये ध्यान में रख के ही ये डिसीजन लेना है कि उसको डिपार्टमेंटल लीव दी जाएगी नहीं दी जाएगी। द अथॉरिटी ग्रांटिंग द लीव कंसिडर्स in case of class 4 government servant that it is desirable to re-employ the government servant in the ensuing season। तो जब उसका डिजायरेबल होगा कि उसको नेक्स्ट सीजन में री एम्प्लॉय करना है तभी उसको डिपार्टमेंटल लीव दी जाएगी। ठीक है, अदरवाइज क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी तो उस केस में दूसरे जो भी रूल हैं वो अप्लीकेबल होंगे और वो देखा जाएगा कि उसको छुट्टी पे परमानेंटली भेजना है या नहीं भेजना है। लीव सो ग्रांटेड में इन स्पेशल केसेस बी एक्सटेंडेड बाई, अब ये डिपार्टमेंटल लीव दे दी गई उनको, अगर उसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ रही है स्पेशल केस के अंदर तो क्या होगा। यानी एक्सटेंशन, इससे ये मतलब निकला कि स्पेशल केस के अंदर ही एक्सटेंशन होगा डिपार्टमेंटल लीव का, और जब एक्सटेंशन होगा तो जिसने ग्रांट किए वो एक्सटेंड नहीं कर सकता, उससे सीनियर अथॉरिटी जो है, सीनियर ऑफिसर जो है उसको एक्सटेंड करेंगे। तो उसमें कौन कौन हो सकता है, तो सर्वेयर जनरल जो होगा वो, सर्वे ऑफ इंडिया केस में सर्वेयर जनरल जो होगा वो एक्सटेंड करेगा, और पोस्ट मास्टर जनरल जो है वो पोस्ट के केस में करेगा, डायरेक्टर ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ, तो इनमें से जो भी है कंसर्न, जो भी एप्लीकेबल होगा वो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये सीनियर हैं जो भी ऊपर यहाँ पे ग्रांटिंग अथॉरिटीज थे। और एक्सटेंड कितना हो सकता है, अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 18 मंथ्स इन ऑल। तो टोटल जो डिपार्टमेंटल लीव पहले मिली थी और अभी का मिला के अप टू मैक्सिमम ऑफ 18 मंथ्स इन ऑल, टोटल 18 महीने तक का एक्सटेंशन हो सकता है। टोटल मिला के पहले ही डिपार्टमेंटल लीव और बाद का एक्सटेंशन टोटल मिला के 18 महीने से ज़्यादा का एक्सटेंशन नहीं हो सकता है, टोटल लीव इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। डिपार्टमेंट लीव विद लीव सैलरी में बी ग्रांटेड एट टाइम्स अदर देन द रिसेस फॉर नॉट मोर देन 6 मंथ एट ए टाइम बाय डायरेक्टर इन सर्वे ऑफ इंडिया। तो कह रहे हैं कि डिपार्टमेंटल लीव सैलरी के साथ जो ग्रांट की जाएगी वो अदर देन रिसेस पीरियड की बात कर रहे हैं। रिसेस पीरियड में तो फुल पे सैलरी मिलेगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अदर देन रिसेस, तो उसके अंदर 6 महीने की और लीव के साथ सैलरी, डिपार्टमेंट लीव सैलरी के साथ डिपार्टमेंट लीव दी जा सकती है। यानी कहने का मतलब कि नॉर्मल रिसेस पीरियड के अंदर उस गवर्नमेंट सर्वेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब उसको डिपार्टमेंटल लीव दी गई और उसको लीव सैलरी मिल रही है। उसके अलावा 6 महीने और जो है उसके अंदर भी उसको लीव सैलरी के साथ 6 महीने के अंदर और उसको जो है डिपार्टमेंट लीव के तरफ भेजा जा सकता है। लीव सैलरी लेकिन यहाँ पे फुल नहीं मिलती, कम मिलती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 25% मिलती है, ये फ़र्क है। और ये देने के लिए कॉम्पिटेंट कौन है, डायरेक्टर्स ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो है 6 महीने की जो आगे की है उसको ग्रांट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड द लीव इज ग्रांटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो ये आगे के रिसर्च पीरियड के अलावा जो लीव सैलरी मिल रही है 6 महीने के लिए वो तब दी जाएगी जब, या तब ग्रांट की जाएगी जब वो लीव पे भेजना गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में होगा। तो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई हम उसको 6 महीने का और डिपार्टमेंटल लीव पे भेज रहे हैं, उसको 25% की लीव सैलरी भी दे रहे हैं। उसका रीज़न ये हो सकता है कि मान लो कि उसकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बाद में भी हो, ठीक है, तो या उसको भेजने से गवर्नमेंट का फ़ायदा हो रहा हो, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। नॉट एट द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो गवर्नमेंट सर्वेंट के रिक्वेस्ट पे 6 महीने की और एडिशनल नहीं मिल सकती है, ये इसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट खुद का हो तब हो सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट के रिक्वेस्ट पे नहीं ग्रांट होती है। लीव सो ग्रांटेड में इन स्पेशल केसेस बी एक्सटेंडेड बाय द सर्वेयर जनरल अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर इन ऑल। स्पेशल केसेस के अंदर जो सर्वेयर जनरल है वो मैक्सिमम 1 साल तक की छुट्टी को और एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ग्रांटेड इन इंटरेस्ट ऑफ, अब इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, तो इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट में ये कह रहा है कि जो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मेडिकल सर्टिफिकेट पे छुट्टी ले रहा है तो उसको गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में नहीं माना जाएगा। यानी इसमें
लीव कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ले रहा है और उसके अंदर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगा रहा है, तो उसमें कहाँ से गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नज़र आता है। तो ये एक तरह का एक्सप्लेनेशन है कि भाई अगर मेडिकल सर्टिफिकेट पे कोई लीव रहता है, उसको इंटरेस्ट का, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट का ना माना जाए। वेयर द प्रेसिडेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर सो ऑथराइजेस डिपार्टमेंटल लीव विदाउट लीव सैलरी। तो ऊपर जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे लीव सैलरी मिल रही थी, लेकिन कह रहे हैं कि विदाउट लीव सैलरी भी डिपार्टमेंटल लीव दी जा सकती है अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपने जनरल या स्पेशल ऑर्डर से ऐसा ऑथराइज कर देते हैं इन डिपार्टमेंट को। तो दे कौन सकता है? ये सर्वेयर जनरल दे सकता है डिपार्टमेंट लीव विदाउट लीव सैलरी, या पोस्ट मास्टर जनरल दे सकता है, या डायरेक्टर ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ दे सकता है इन कंटिन्यूएशन ऑफ द डिपार्टमेंटल लीव सैलरी। तो डिपार्टमेंट लीव जिसके अंदर 25% लीव सैलरी मिल रही है, उसके कंटिन्यूएशन में अगर ज़रूरत पड़ रही है तो ये ऑफिसर्स या ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लीव सैलरी विदाउट लीव सैलरी भी डिपार्टमेंटल लीव दे सकते हैं कंटिन्यूएशन में। तो ये सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन पे डिपेंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेंगे। लेकिन इसके अंदर ये कि इसके लिए स्पेशल या जनरल ऑर्डर प्रेसिडेंट के द्वारा निकाला गया हो। ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन डिपार्टमेंटल लीव विद लीव सैलरी शैल बी पेड लीव सैलरी इक्वल टू, तो जैसा कि मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ कि इसके अंदर 25% की लीव सैलरी मिलेगी। तो लीव सैलरी 25% की, अगर 25% किसका? तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अर्न लीव पे जाता है तो उसको जो भी लीव सैलरी मिलेगी, ठीक है, उसका 25%। यानी जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, जैसे फुल पे ही मिलता है जनरली, कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अर्न लीव पे जाता है तो उसको फुल पे मिलती है जितनी भी उसने छुट्टी पे जाने से पहले मिल रहा था, तो उस फुल पे का यानी 25% ही उसे मिलेगा। तो इक्वल टू 25% ऑफ द सेट लीव सैलरी एडमिशन ड्यूरिंग द अर्न लीव अंडर रूल 40 का 1। तो 40 का 1 का वही लिखा हुआ है कि जो भी कोई ईएल पे जाता है, अर्न लीव पे जाता है, तो उसकी लीव सैलरी उतनी होगी जितना उसने छुट्टी पे जाने से पहले ड्रॉ किया था। तो यानी उसको वही फुल पे का 25% ही मिलेगा। तो ये तो हो गया लीव सैलरी उसके अंदर। लेकिन उसके अंदर अलाउंसेस कुछ नहीं मिलेंगे, ये भी बोला गया है। सिर्फ डियरनेस अलाउंस मिलेगा, यानी डीए मिलेगा। उसके अलावा कोई भी अलाउंस, एचआरए या बाकी दूसरा कोई भी अलाउंस जो है एडमिसिबल नहीं होगा। A government servant while on departmental leave with leave salary shall be paid leave salary at the end of each month up to the first 6 month। तो वो कह रहे हैं कि अब ये पेमेंट कैसे होगी लीव सैलरी की, उस पर भी बारे बता रहे हैं। जो 25% दिया जा रहा है, ये पहले 6 महीने तक तो महीने के एंड में दे दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद का अगर पीरियड एक्सटेंड हो रहा है, यानी डिपार्टमेंटल लीव 6 महीने से ज़्यादा की है, तो जब वो वापस आएगा and thereafter it shall be paid when the government servant returns to duty। और उसके बाद अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट वापस आएगा तब दिया जाएगा। यानी पहले 6 महीने तक तो उसके हर 6 महीने के एंड में उसको लीव सैलरी दे दी जाएगी 25% वाली। लेकिन उसके बाद के जो, अगर मान लिया उसका 1 साल का ये डिपार्टमेंटल लीव है, तो वो जो बाकी 6 महीने हैं उसके अंदर जब वो रिज्यूम कर लेगा अपनी ड्यूटी को, रिटर्न आ जाएगा ड्यूटी पे, तब उसके बाद उसको दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज वाइल ऑन डिपार्टमेंटल लीव। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है डिपार्टमेंट लीव के दौरान, तो उसको हिज लीव सैलरी अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, तो उसको लीव सैलरी उसके डेथ तक या लास्ट डे ऑफ सच लीव या विद लीव सैलरी। तो या तो अगर लीव सैलरी उसको मिल रही है, यानी डिपेंड करता है ना कि 6 महीने के अंदर उसकी डेथ हुई है, तो उसको लीव सैलरी जब तक मिलनी चाहिए तब तक मिल जाएगी, और नहीं तो उसकी डेथ तक जो लीव सैलरी है वो उसको दे दी जाएगी। यानी कहने का मतलब कि अगर मान लो पहले 6 महीने के अंदर उसकी डेथ हो गई, तो पहले 6 महीने के अंदर तो उसको जो भी लीव सैलरी मिल रही थी उस डेट तक का लास्ट डे ऑफ सच लीव उसको दे दी जाएगी। और अगर मान लो डेथ 6 महीने के बाद जाती है, 7वें 8वें महीने में जाती है, तो उसकी डेथ तक की जो भी लीव सैलरी होगी वो दे दी जाएगी, जैसा भी केस होगा। विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले की बात होती है, यानी उसके अंदर पहले 6 महीने के अंदर और दोनों में से जो भी पहले हुआ है उन दोनों में से उसको पे कर दिया जाएगा। शैल बी पे टू हिज हियर, हियर मतलब कि जो भी उसके लीगल वारिस हैं, उसकी फैमिली होगी, उसको पे कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंट लीव डज नॉट काउंट एज ड्यूटी। जो डिपार्टमेंट लीव है वो ड्यूटी काउंट नहीं होती। तो ड्यूटी काउंट नहीं हुई तो उससे क्या होगा, उसका इंक्रीमेंट या बाकी चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा, जो भी उसके एमुलमेंट्स है। सच लीव शैल नॉट बी डेबिटेड टू हिज लीव अकाउंट, और ये लीव जो है वो उसके लीव अकाउंट से भी डेबिट नहीं होता, यानी जो बाकी ईएल और एचपीएल मिल रहे हैं वो अलग होंगे। डिपार्टमेंटल लीव में भी ग्रांटेड व्हेन नो लीव इज ड्यू।
अगर कोई उसके लीव ड्यू नहीं है तब भी ये डिपार्टमेंटल लीव दी जा सकती है। डिपार्टमेंटल लीव में बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव विच मे बी ड्यू, और डिपार्टमेंट लीव को दूसरी तरह की लीव के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है। और ये जो इसका सब रूल 10 है ये रिलेवेंट अब नहीं है, क्योंकि ये 1 नवंबर 1973 से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको जो है हमने ओमिट कर दिया है। ठीक है, तो ये है हमारा आज का चैप्टर 5 जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया। अब ये एक जो चैप्टर बचा है चैप्टर 6 स्टडी लीव, और ये आपका मिसलेनियस के अंदर जो सिर्फ सिंपली 3 रूल हैं, तो ये इसको कल कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी अगर कल हो पाया, नहीं तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में यानी नेक्स्ट सैटरडे को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आज का था। तो मैं आपको फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप अगर लगा कि आपको कुछ समझ में आया, आपने अच्छी तरह से को समझ पाए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो ये सब्सक्रिप्शन रेट है अब बहुत कम है, जो लोग व्यू कर रहे हैं उसको देखने में सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब करें। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा ग्रुप जो है SLP टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं बाकी इन्फॉर्मेशन और क्राइटेरिया भी किस तरीके से आप PDF ले सकते हैं इस वीडियो का, ये जो मैंने यूज़ किया है, तो उसके बारे में भी मैंने वहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।